हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टारगेट फॉर IQ। चलिए, जो हमने एक सीरीज चलाई हुई है ना झारखंड जुडिशरीज की, ठीक है, मॉक टेस्ट सॉल्यूशन हम करा रहे हैं। 2 हमारे हो चुके हैं। आज आपको मैं थर्ड कराने जा रही हूँ, ठीक है। तो थर्ड का वही पैटर्न रहेगा जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आप बिल्कुल जो भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगी साथ साथ आंसर करते चलेंगे एंड देन उसके बाद अपना स्कोर चेक करेंगे, ठीक है। तो ये मॉक टेस्ट 3 है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। 100 क्वेश्चन का होगा ये आपका, और 100 में आपके सारे ही होंगे, चाहे वो इंग्लिश हो, GS हो, लो हो, ठीक है। सारी ही चीजें इसमें कवर होंगी, ठीक है। इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर, ये इंग्लिश का है आपके, ठीक है। तो ये कहता है आपका ही गोट टू टायर्ड, ठीक है। कौन सा वाला टू है ये देखना पहले, ठीक है। TOO2, ठीक है। ही गोट टू टायर्ड ओवर वर्क, ठीक है। ही गो टू टायर्ड, इसमें यहाँ पर आपका फिल इन द ब्लैंक्स एंड ओवर वर्क, इसमें आप आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ही गो टू टायर्ड, ठीक है। टू का होता है भी, ठीक है। या एक तरीके से आपका क्या है, ही गो टू टायर्ड ओवर वर्क बिकॉज ऑफ ओवर वर्क, ठीक है। ही गोट में क्या हो चुका है, बहुत ज्यादा थक चुका है, ठीक है। इस वजह से क्या है, किस वजह से, बिकॉज ऑफ ओवर वर्क, काम क्या है वहां बहुत ज्यादा है, ठीक है। बिकॉज ऑफ होता है किसी काम का किसी कारण के होने की वजह से, बिकॉज ऑफ, ठीक है। हम ये काम नहीं कर पाए इस कारण से, बिकॉज ऑफ, ठीक है। बिकॉज ऑफ होता है। तो ही गोट टू टायर्ड में बहुत ज्यादा थक गया, बिकॉज ऑफ किसकी वजह से, ओवर वर्क, काम की वजह से। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। करेक्ट आंसर कौन सा है यहाँ पर, माई फ्रेंड हैज गोट अ न्यू जॉब, ठीक है। माई फ्रेंड हैज गोट अ न्यू वर्क, माई फ्रेंड इज गोट अ न्यू जॉब, माई फ्रेंड डिड, यहाँ पे देखेंगे हैज आना है, इज आना है या डिड आना है, ठीक है। इनमें से कौन सा सीक्वेंस आपका सही होगा वो देखना है आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखिएगा, आपको क्या करना, वर्क नहीं आता है यहाँ पर, देखो बिल्कुल ये वाला तो आएगा नहीं, इज और डिड तो यहाँ पर आएगा नहीं। माई फ्रेंड इज गोट, ठीक है, यहाँ पर आएगा उसको जॉब मिली है एक तरीके से। माई फ्रेंड हैज गोट अ न्यू जॉब, न्यू वर्क नहीं आएगा, बल्कि आप हैज के साथ क्या लगाएंगे, उसको क्या मिला है, मिली है एक नई जॉब मिली है। माई फ्रेंड हैज गोट अ न्यू जॉब। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। आगे देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है, एबलिब, मैं इसको हटाती हूँ। देखिएगा, एंटोनियम्स का मतलब होता है इसके अपोजिट बताना, ठीक है। कोई चीज होती है, सिनोनिम्स होता है उसके सिमिलर चीजों को बताना। यहाँ पे एंटोनियम्स पूछा गया है। एंटोनियम्स किसका पूछा गया है, एबलिब का पूछा गया है, ठीक है। पहली बात तो एबलिब का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, और मीनिंग के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिएगा, बात करेंगे हम यहाँ पर एबलिब। एबलिब होता है जब आप क्या करते हो, कोई चीज एक तरीके से बिना प्लानिंग के, ठीक है, मतलब बिना सोचे समझे करना उस चीज को, वो क्या कहलाया जाता है, आपका एबलिम कहलाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एबलिम तो होता है अचानक, एक तरीके से बिना किसी प्री प्लानिंग के। डेलिब्रेट होता है आपका, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 का, डेलिब्रेट का मतलब होता है, या हम इसको प्लान भी बोल सकते हैं। डेलिब्रेट का होता है जब आप किसी चीज को सोच समझ के जानबूझ के करते हैं, वो आपका डेलिब्रेट होता है। बातें क्लियर यहाँ तक, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बात करेंगे, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में करेक्टली कौन सा है यहाँ पे देखना है आपको। तो देखिएगा, ये है आपका ह्यूमेरियस, ह्यूमेरियस नहीं, ये आ जाएगा आपका ह्यूमरियस, HUMO आएगा, ठीक है। क्या आएगा, HUMO, ठीक है। HUMOROUS हो जाएगा, ह्यूमोरियस हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, पहली बात तो आपको जो कोई वर्ड्स पता हो, अगर इस मतलब पता होगा तो और भी अच्छे से आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। ह्यूमोरियस का मतलब होता है किसी चीज में क्या होता है, कोई जो रस लेता है। ह्यूमर भी तो क्या होती है, अफवाह होती है, ह्यूमर, ठीक है। अफवाहों में लोगों को बहुत मजा आता है, तो इस तरीके से ह्यूमरियस से आप याद कर सकते हैं, जो कोई किसी ह्यूमर में जो क्या करता है, अफवाह में रस लेता है, ठीक है, जो वो ह्यूमरियस होता है। बातें क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट पढ़ेंगे अब आपका सिनोनिम्स। सिनोनिम्स होता है उसके सिमिलर वर्ड बताना आपका, ठीक है। सिनोनिम्स, तो सिनोनिम्स किसका, सर्कुमेंट, ठीक है। तो आपको वोकैब को बहुत अच्छे से कमेंट करना है, चाहे आपको मीनिंग बताना तो वोकैब अच्छे से आनी चाहिए, एंटेनियंस बताने तो वोकैब अच्छी आनी चाहिए, सिनोनिम्स बताने तो वोकैब अच्छी आनी चाहिए, ठीक है। जब आपको किसी भी क्वेश्चन पूछा गया और उसकी मीनिंग का आंसर पता है, मतलब मीनिंग पता है उसका हिंदी में, तो आपको आंसर करना आसान हो जाता है, क्योंकि आप उसमें क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट प्रोसेस से भी उसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पूछा है सिनोनिम्स क्या होगा आपका, सर्कुमेंट का। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ये इसका आपको आंसर करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5,
देखेंगे यहाँ पर, ये है आपका सर्कुमेंट, ठीक है, सर्कुमेंट है। और इसका मीनिंग अगर हम बात करते हैं सिनोनिम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा बी। ये क्या कहता है, आउटविट, ठीक है, आउटविट कहता है सर्कुमेंट का होता है किसी में क्या करना, गतिरोध करना, ठीक है, क्या करना आपका, गतिरोध करना, एक तरीके से गतिरोध पैदा करना होता है हमारा सर्कुमेंट, ठीक है। आउटविट हमारा इसका सिनोनिम, सेम मीनिंग हो जाएगा, दोनों का ही एक जैसा ही मीनिंग होता है, ठीक है, ये वाली बात हो गई सर्कुमेंट। बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वी डैश देयर इफ यू डैश अस द एड्रेस एट द राइट टाइम, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपका। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, इसमें क्या क्या चीज आपको करनी है, तो देखिए आप इसको कैसे बनाएंगे। इसमें हो जाएगा वी वुड हैव रीच, क्या हो जाएगा, वी वुड हैव रीच, ठीक है, हैव के साथ, वुड के साथ में क्या लगेगा आपका, हैव लगेगा, वुड के साथ में हैव रीच्ड, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा रीच, ठीक है। और नेक्स्ट देखेंगे इससे अगर हम, तो वुड हैव रीच्ड एंड देयर इफ यू हैड टोल्ड, यू हैड टोल्ड, ठीक है, हैड हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वुड हैव रीच्ड हैड टोल्ड, ठीक है, कि वी वुड हैव रीच, ठीक है, देयर इफ यू हैड टोल्ड अस एड्रेस एट द राइट टाइम। देखिएगा क्या है आपका, हम वहाँ पे पहुंच जाते एक तरीके से, अगर आप क्या कर देते, इफ यू हैड टोल्ड, अगर बता देते हमें उसका राइट टाइम पे सही एड्रेस, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5-6 का बी हो जाएगा, ठीक है। ओल्ड वुमेन को हम क्या बोलते हैं, ये है आपका, अगर कोई ऐसे वर्ड लिखा हो और उसके आगे डैश लगा, ये आपका वो हो निशान, तो आप उसका मतलब देखेंगे कि क्या है। तो ओल्ड वुमेन जो होती है, बुढ़िया, जिसको हम बोलते हैं, हम मैट्रोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैट्रोन भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैट्रोन। मैट्रोन कहाँ पे आपका, ये रहा, ठीक है, पैट्रोन भी दे रखा है, थोड़ा सोच समझ के देना, पैट्रोन नहीं होगा वो मैट्रोन होगा, ठीक है। यहाँ से आगे देखेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉफ्ट सोप। देखिएगा सॉफ्ट सोप का एक मतलब होता है, एक तरीके से सॉफ्ट चीज़ों का होता है जो एक तरीके से किसी की बटरिंग करता है, चापलूसी करता है, ठीक है, कि जो उसकी चाहे सही बात हो चाहे गलत हो, बस उसको हाँ में हाँ मिलाना होता है, सॉफ्ट सोप बोल देते हैं उसको एक तरीके से इनडायरेक्टली, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 मीनिंग बता दिया मैंने सॉफ्ट सोप का कि क्या मतलब होता है। अगर आप इसमें से अभी भी बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 8 का, देखिए तो मैंने बताया ना अभी, मतलब जो किसी की चापलूसी करता है। तो जेंटल अर्जिंग भी क्या होता है, मीनिंग जेंटल अर्जिंग का भी मतलब होता है कोई किसी की चापलूसी करना या बटरिंग करने वाली बात आती है, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पर आपको देखना है कि इनमें से कौन सी जो बात सही, मतलब कौन से प्रॉपर तरीके से लिखा गया है, ठीक है। तो देखिएगा ईच ऑफ द गार्ड्स वर, ये हम जब ईदर और ईच ये हम पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे हमें ये देखनी होती है कि सिंगुलर वर्ड किसके साथ यूज करते हैं, प्लूरल किसके साथ आता है, ये हमें देखना होता है। तो ईच ऑफ द गार्ड्स वर डूइंग देयर ड्यूटी। अब हम इसमें मीनिंग में पढ़ते हैं, देखिए ईच ऑफ गार्ड्स है, ठीक है, तो आप लोगों को क्या लगेगा कि जैसे गार्ड्स में एस लगा हुआ है, आप देखेंगे एस लगा हुआ तो वर आएगा, प्लूरल आएगा, तो यहाँ पे आप राइट मार देंगे कि यही आंसर होगा इसका, ठीक है, क्योंकि गार्ड्स की वजह से प्लूरल है और प्लूरल में तो वो आएगा नहीं, वर आएगा, क्योंकि वर प्लूरल में लगता है। लेकिन आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप इनमें से दोनों में से किसी को भी नहीं लगाएंगे, आप सीधा गार्ड्स देख के वर लगाएंगे और वर के अकॉर्डिंग आपका आंसर आपके अकॉर्डिंग सही हो जाएगा, जबकि वो सही नहीं बल्कि गलत होगा। क्यों होगा, क्योंकि रूल पढ़ते हैं कि जब हम ईच को यूज करते हैं, ईच ऑफ द गार्ड्स, देखिए गार्ड्स के लिए प्लूरल है, लेकिन उनमें से प्रत्येक, ईच जो है आपका वो मतलब इंडिकेट करता है इंडिविजुअल पर्सन को। गार्ड्स बहुत सारे हैं बट प्रत्येक गार्ड्स की बात की जा रही है ना वहाँ पे, तो प्रत्येक तो इंडिविजुअल हो गया ना, तो वहाँ पे वर थोड़ी ना आएगा, वो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि ईच की वजह से आपका वो जाएगा, ना कि गार्ड्स की वजह से, क्योंकि गार्ड्स बहुत सारे हैं लेकिन बात की जा रही है उनमें से सिर्फ एक की। प्रत्येक गार्ड्स को ये सब चीजें किया जा रहा है, प्रत्येक गार्ड अपनी ड्यूटी कर रहा है, तो आप उसको यहाँ पे लगेंगे, क्योंकि सब मिलकर नहीं कर रहे, अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ईच ऑफ द गार्ड्स वॉज डूइंग हिज ड्यूटी, ये भी आंसर सही है आपका। और अगर हम बात करें ईच ऑफ द गार्ड्स वॉज डूइंग हर ड्यूटी, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, तो हिज और हर दोनों सही हो सकते हैं वहां पर, ठीक है। हर लड़की के लिए यूज होता है और हिज लड़के के लिए यूज होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी एंड सी बोथ, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी में है आपका बी एंड सी और बोथ राइट, ठीक है। यहाँ तक वो क्वेश्चन नंबर 9 तक। अब हम बात करेंगे 10 तक। 10 देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा एक हम बात करते हैं जैसे कि किसी को चाय ज़्यादा पसंद होती है, किसी को कॉफ़ी पसंद होती है,
ठीक है। उसमें से भी क्या होता है, कुछ किसी को कुछ चीज़ ज़्यादा पसंद होती है कि अगर सपोज करो दोनों चीज़ मिली हुई है कि चाय भी है वहाँ पे कॉफ़ी का भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप क्या चूज़ करेंगे, आप चूज़ करेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर चाय पसंद है तो आप कॉफ़ी नहीं लेके चाय पियेंगे, अगर आपको चाय पसंद है तो आप कॉफ़ी नहीं पियेंगे, यहाँ पर चाय यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी का एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है। इनमें से आप देन यूज़ करेंगे, टू यूज़ करेंगे, या देन भी दो तरह के होते बताऊँ आपको। एक ये वाला देन होता है THAN वाला, एक देन, तो यहाँ पर भी आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो आप इसमें से कौन सा देखेंगे, इसको देखेंगे। आई प्रीफर टी देन कॉफी, इसमें से राइट आंसर आपका कौन सा हो सकता है ये देखना, आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, तो उसमें आपका देखिएगा आई प्रीफर टू कॉफी। जब आप किसी की कंपैरिजन कर रहे हैं कि मैं इसकी जगह पर ये प्रीफर करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, प्रीफर टू कॉफी, तो टू आ जाएगा, देन यूज नहीं करते हैं। ठीक है, हम थिंग्स में कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप क्या यूज करेंगे, आई प्रीफर टी टू कॉफी, यानी कि कॉफी से ज्यादा मैं किसको प्रीफर करूंगा, टी लेना पसंद करूंगा। ठीक है, चलिए ये आपके 10 क्वेश्चन इंग्लिश के कंप्लीट हुए हैं, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट जीएस पे। ठीक है, अभी कौन सी कंपनी ने अनाउंस किया टू रिलीज कोड ललामा। ठीक है, ये कोड ललामा एक एआई मॉडल है। ठीक है, किस चीज के लिए बनाया गया है, ये बनाया गया टू असिस्ट, क्या करने के लिए, सहायता करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, किस चीज के लिए सपोर्ट करने के लिए, इन राइटिंग कंप्यूटर कोड। ठीक है, असिस्ट इन राइटिंग टू कंप्यूटर कोड। ठीक है, असिस्ट करने के लिए कंप्यूटर कोड में। तो अब हम इसको देखेंगे किसने बनाया है, यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर, गूगल ने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, एप्पल ने बनाया, मेटा ने बनाया, किसने बनाया, मेटा, किसने बनाया ये आपका, मेटा ने। ठीक है, किसने बनाया है, मेटा ने बनाया, क्लियर। ठीक है, आगे देखेंगे हम यहाँ पर, मोहम्मद अनस एंड अमोज जो जैकब हैं, ठीक है, जैकब हु वर इन द न्यूज, जो न्यूज में थे वो एसोसिएट किस स्पोर्ट से थे, ये किस गेम से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो आप बात कर सकते हैं यहाँ पर जैवलिन थ्रो, वेट लिफ्टिंग, शॉर्ट पुट है आपका, रिले है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका रिले। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रिले हो जाएगा, क्योंकि रिले से ही जुड़े हुए थे। और रिले क्या होता है, वहाँ पर जब टीम मेंबर्स होते हैं वो एक मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति रोड की तरह एक वो लेता है, मतलब चीज़ होती है, उसको लेके भागता है और फिर उसका साथी खड़ा रहता है, वो उसको देता है, फिर वो आगे रनिंग करता है, एक इस तरीके का गेम होता है, तो वो रिले से होता है। NBRI नमो 108 जो है, ठीक है, ये अभी आपका डेवलप की गई थी CSIR NBRI ने। ठीक है, जो डेवलप किया गया है, व्हाट इज NBRI नमो 108, जो आपका डेवलप किया गया है किसके द्वारा, CSIR के द्वारा डेवलप किया गया और NBRI के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 का बी। ठीक है, लोटस। ओके, ये आपका जो है 108 जो है वो अभी आपका क्या किया गया है, डेवलप किया गया है CSIR NBRI के द्वारा, वो लोटस है यहाँ पर। अभी प्रज्ञान रोवर के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर। प्रज्ञान रोवर जो है आपका चंद्रयान 3 का, ठीक है, हैज कंफर्म द प्रेजेंट, वहां पर उन्होंने कंफर्म किया है कि एक एलिमेंट की प्रेजेंस है वहां पर। ठीक है, तो किसको, मून की सरफेस पर, एलिमेंट ऑन द मून सरफेस, तो वो कौन सा है, तो देखिएगा उसका राइट आंसर आपको हो जाएगा सल्फर। वहां पर जो पता चला है किसी चीज की प्रेजेंस का पता चला एलिमेंट की, तो वो है आपका सल्फर। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करते हैं कि द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB जो होता है, फुल फॉर्म भी याद रखेंगे आप उसकी, ADB, ठीक है, इज कॉन्स्टिट्यूट 25 मेगावाट सोलर पावर प्लांट है, किस स्टेट में करने की बात की गई 25 मेगावाट सोलर पावर प्लांट की, तमिलनाडु में। ठीक है, कहां पर किया गया है आपका 25 मेगावाट सोलर पावर प्लांट, आपका तमिलनाडु में किया गया है। ठीक है, बातें क्लियर यहाँ तक। अब ये हमारा 15 क्वेश्चन हो गया। 16 में चलेंगे, विक्टिम आपका CPC, विक्टिम बात करें हम यहाँ पर CRPC की। ठीक है, तो CRPC में है आपका, तो ये कहाँ पर है, कौन से उसमें डिफाइन है आपका, ये आपको याद करना है। और इसके साथ साथ मुझे अमेंडमेंट भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये कब से आया था आपका, विक्टिम वर्ड है ये कौन सी क्लोज में है, और अमेंडमेंट पूछा है तो आप समझ ही जाओगे कि इसमें तो होने का नहीं, क्योंकि ये तो अकेला है, तो WB में है या WA में है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर, तो WA में है ना विक्टिम। ठीक है, जो आपका कब से आया था ये आप मुझे बताएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन। ठीक है, क्लियर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
कि विच स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर एनी सिटी और टाउन फॉर पर्पज ऑफ सीआरपीसी एज अ मेट्रोपॉलिटन हुज पॉपुलेशन। यहाँ पे बात की गई है आपका कि अगर राज्य सरकार चाहे तो वो कौन से मतलब नोटिफिकेशन कर सकते हैं किसी सिटी को, किसी टाउन को एज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया, बट उसकी पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, तो आप बता सकते हैं कितनी, एक्सीड 10 लाख, बिलो 10 लाख, 5 लाख, तो इसका आपका हो जाएगा एक्सीड 10 लाख, ठीक है। 10 लाख से ज़्यादा होगी तब वहाँ पर क्या होती है, मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर किया जाता है। बात आते हैं कि किस सेक्शन में सीआरपीसी के प्रोवाइड किया गया है कि हाई कोर्ट कुड बी अ क्रिमिनल कोर्ट। हाई कोर्ट को भी हम क्या मानते हैं, वहां पर क्रिमिनल कोर्ट मानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में तो ये आपको पता है 6 में, क्योंकि 6 में क्या बता रखा है आपका, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, ठीक है। तो आप वहां पे पढ़ते हो कि अदर देन हाई कोर्ट्स को छोड़ करके और वो सारी कोर्ट्स की वहां पर क्लासिफाइड किया गया है कि वो सब क्या होती है, आपकी क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्शन 6 में ही सारा आपका क्लासिफिकेशन बता रखा है, ठीक है। आगे देखेंगे आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि जो अरेस्ट है आपका वो किस चैप्टर में दिया गया है, ठीक है। तो अरेस्ट ऑफ अ पर्सन इज कवर्ड अंडर चैप्टर, कौन से चैप्टर में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 की अगर हम बात करते हैं 19 का राइट आंसर हो जाएगा चैप्टर 5, बी इज राइट आंसर, ठीक है। चैप्टर 5 में अरेस्ट के बारे में बता रखा है। अब हम देखेंगे 20। क्वेश्चन नंबर 20 बात करता है कि अ प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट, कोई प्राइवेट पर्सन जो है वो अरेस्ट कर सकता है किसी भी पर्सन को, ठीक है। सेक्शन कौन सा है आपका, तो वो है आपका 43। और क्या मजिस्ट्रेट भी कर सकता है, यस मजिस्ट्रेट भी कर सकता है। मजिस्ट्रेट कौन सा सेक्शन में कर सकता है, तो वो 44 में कर सकता है। पुलिस ऑफिसर अगर हम बात करते हैं तो 42 आर्टिकल में 41 में भी और 42 में भी, दोनों में पढ़ते हैं हम वहां पर कि वहां पर अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बात हो गई। आगे देखेंगे हम यहाँ पर कि जो प्राइवेट पर्सन है जो अरेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम बात करेंगे किन कंडीशन पे, किस पॉइंट पर वो क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, हमें देखना होता है। देखिएगा फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे कि इज रिपोर्टेड टू बी ए क्रिमिनल इन हिज प्रेजेंस कमिटेड नॉन कम्युनिकेबल ऑफेंस या इन हिज प्रेजेंस कमिटेड बेलेबल ऑफेंस। देखो यहाँ पर क्या होता है, पहली बात तो क्वेश्चन नंबर 20 का अगर हम बात करते हैं तो देखो पहली बात तो परजेंस होनी चाहिए, तो जो डी पॉइंट में सही है, परजेंस भी है, और वो कौन सा ऑफेंस कमिट कर रहा हो ये भी तो इंपॉर्टेंट है, कोग्निजेबल, ठीक है। कौन सा ऑफेंस कर रहा हो, कोग्निजेबल, संज्ञा अपराध कर रहा हो, ठीक है। और दूसरी कौन सी बात होनी चाहिए, उसमें बेल भी ना मिलती हो, यानी कि नॉन बेलेबल भी हो, ठीक है। ऐसे ही नहीं, कोई भी अपराध में संज्ञा अपराध होते हैं ये, और जिसमें आपका बेल भी अवेलेबल नहीं होती है, इसलिए उसका आपका दोनों बात याद रखेंगे, उसकी परजेंस में कमिट हो रहा हो कोई कोग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, इसको आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 82 ऑफ सीआरपीसी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, प्रोक्लेमेशन के बारे में बात की जाती है यहाँ पर। तो पीरियड ऑफ अपीयरेंस बात करता है कि पीरियड ऑफ अपीयरेंस कितना है अगर प्रोक्लेमेशन इश्यू की जा रही है सेक्शन 82 में, तो बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इज नॉट लेस देन, कि इससे कम नहीं होगी, इससे कम नहीं होगी, तो किससे कम नहीं होगी, 30 डेज से कम नहीं होगी, 30 दिन से कम नहीं होगा, ठीक है। कि जो यहाँ पर पीरियड ऑफ अपीयरेंस दिया जाता है आपका, प्रोक्लेमेशन इश्यू की जाती है 82 में, तो उससे कम नहीं होगा, कितना दिन, 30 दिन से कम नहीं होगी, तो इसका राइट आंसर हम देखेंगे बी। नेक्स्ट देखेंगे आपका कि मजिस्ट्रेट के पास क्या है, पावर है, वो डायरेक्ट कर सकती है पुलिस को किस चीज के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ठीक है, किसी भी मतलब इंटू एन ऑफेंस में। तो कौन सा वो सेक्शन है जो यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये पावर दी गई है कि मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो डायरेक्ट कर सकता है, तो वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 22 का अगर हम बात करते हैं तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला और बहुत ज्यादा यूज में होने वाला सेक्शन है 156 का 3 बोलते हैं कि कौन से उसकी केस की है, 156 की है, ठीक है। तो 156 वैसे भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूज भी होने वाला है, ठीक है। तो 156 में पावर दे रखी है मजिस्ट्रेट को, बोल सकता है। जब कहीं कोई नहीं सुनता ना तो लोग क्या करते हैं, जब कोई FIR नहीं लिखता या कुछ नहीं करता, सीधा 156 में जाते हैं, मजिस्ट्रेट उनको डायरेक्ट करता है, ठीक है भाई इस ऑफेंस में इन्वेस्टिगेट करो, ठीक है। ये ऑप्शन बचा हुआ होता है उनके पास जब कोई नहीं सुनता। नेक्स्ट देखेंगे आपका कि which of the CRPC under which of the CRPC a magistrate has a power to inquire, कि मजिस्ट्रेट के पास इंक्वायर करने की पावर है, ठीक है। कब, इनटू द कॉज ऑफ डेथ, कब आपका यहाँ पर इनटू द कॉज ऑफ डेथ, ठीक है। तो यहाँ पर 176 में हमारा क्या दी गई है, पावर दी गई है, ठीक है।
पावर टू इंक्वायर इनटू कॉज ऑफ डेथ 176 इसी के बारे में बात करता है 176 यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो इंक्वायर करता है किसकी, कि किस वजह से, किस कारण से 176 में बात की गई है कि क्यों उसकी डेथ हुई है, कॉज ऑफ डेथ, कारण जानने के लिए। कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑफ डिफॉर्मेशन, यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कॉग्निजेंस है, ठीक है, कॉग्निजेंस, ठीक है, कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस ऑफ डिफॉर्मेशन, ठीक है, डिफॉर्मेशन अंडर चैप्टर 21 ऑफ आईपीसी कोड कैन बी टेकन, ठीक है, कि यहाँ पर बात की जाए कॉग्निजेंस लिया जा सकता है डिफॉर्मेशन वाले ऑफेंस का, ठीक है, चैप्टर 21 में आईपीसी के, कैन बी टेकन, क्या पुलिस रिपोर्ट पर, कंप्लेंट पर, शिवमोटो या शिवमोटो बाय द कोर्ट, या फिर ऑल ऑफ द अबव, इसका राइट आंसर आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर, देखिएगा जब भी किसी की डिफॉर्मेशन होती है ना, मानहानि होती है, तो यहाँ पर हमारा एक बिल्कुल साफ आंसर आता है कि जिस व्यक्ति की डिफॉर्मेशन हुई है ना वो एक्शन लाएगा, ठीक है। तो उसी को बोलेंगे एग्रीड पर्सन, की जो पीड़ित है वही बात कहेगा अपनी यहाँ पर, जिसकी मानहानि की गई है। तो आप राइट आंसर हो जाएगा इसका 21 में जो होता है डिफॉर्मेशन मानहानि का, ठीक है। तो 499 आप यहाँ पर पढ़ते ही हो और 500 आपका, ठीक है, आईपीसी के सेक्शन है डिफॉर्मेशन को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका, कंप्लेंट होगी किसके द्वारा, जो एग्रीड है, जो पीड़ित व्यक्ति है, जिसकी डिफॉर्मेशन की गई है, बात है क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, इज ओनली चार्ज विथ थेफ्ट, ये जो है वो चार्ज होता है सिर्फ थेफ्ट से, एंड इट अपीयर्स, और यह प्रतीत होता है दैट ही कमिटेड द ऑफेंस क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। देखिएगा चार्ज सिर्फ थेफ्ट का लगा है, क्वेश्चंस को समझना है आपको धीरे से, ठीक है। क्वेश्चन चार्ज लगा है थेफ्ट का, बट अपीयर होता है कि उसने ऑफेंस कमिट किया है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो क्या वो एक्विट हो जाएगा या कन्विक्ट हो जाएगा, वो सिर्फ कन्विक्ट होगा थेफ्ट के लिए, या वो आपका कन्विक्ट हो सकता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए, या ही मे नॉट बी कन्विक्ट ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे हम यहाँ पर, देखिएगा बेशक उस पर उस टाइम चार्ज ना लगा हो, ठीक है, बेशक थेफ्ट का लगा हो, लेकिन बाद में अगर प्रतीत हो रहा है कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, तो भाई बिल्कुल हो सकता है ही मे बी कन्विक्टेड ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। 405 ऑफ आईपीसी में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में बता ही रखा है, ठीक है, 405 405, ठीक है। आगे हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 के बाद 26 पे आते हैं। 26 में क्या है आपका, लिस्ट आपको मैच करनी है, देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26, एक एक करके देखेंगे। देखो बात आती है यहाँ पर 272 में क्या है, 2D में क्या है, 321 में क्या है, 257 में क्या है, ठीक है। आपको सबसे पहले देखो क्या करना है, जब आपको 2D सबको पता होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको नहीं पता होगा, तो सबसे पहले मैच कर लेंगे आप 2D, ठीक है। सीआरपीसी की 2D आपका क्या बात करता है, कंप्लेंट की करता है, आप देखेंगे बी का 1 कौन से उसमें है, ठीक है। एकदम आपको बहुत अच्छे से देखो, इसमें बी का 1 है और किसी में है नहीं, मैं अभी आगे भी नहीं बता रही बल्कि बताऊंगी। देखो आपको इस तरीके से जब भी ये आपके एलिमिनेट ये वाले आते हैं ना मैचिंग के, सबसे पहले आसान जो आपको पक्का याद है ना, कंफर्म है, आप उसको मैच करो। मैच करने के बाद देखो कि वो कोड में कहाँ पे दिया हुआ है। अब सपोज करो एक वही दिया हुआ है तो फिर आगे ज़्यादा टाइम लगाने की वहाँ पर आपको जरूरत नहीं है, अकेला अगर वही दिया हुआ है। लेकिन अगर सपोज करो 1 यहाँ पे भी होता तो आप ये 2 काट देते और फिर सिर्फ इस 2 कोड को मैच करने की कोशिश करते, ठीक है। अब अगर आपका एक ही दिया हुआ है तो उसको वहीं से मैच करो, एक बार थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लो, ठीक है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से करके आगे बढ़े, ठीक है। तो 1 इसमें दिया हुआ है स्पेसिफिक और किसी में नहीं, और ये हमारा कंफर्म भी है कि बी का क्या है 1 होता है, 2D कंप्लेंट दी हुई है, ठीक है। अगर हम अभी इसी के अकॉर्डिंग मैच करें यहाँ पर तो देखिएगा 272 किसके बारे में बात करता है, कोर्ट ऑफ लैंग्वेज की, कोर्ट के बारे में बात करता है, कोर्ट की लैंग्वेज क्या होगी इसके बारे में बात करेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अगर 321 आपका बात करता है विड्रॉल करना, ठीक है, किसका, प्रोजिक्यूशन से, ठीक है। विड्रॉल होता है मतलब पीछे हटना, मतलब केस वापस लेना विड्रॉल होता है, ठीक है, विड्रॉल फ्रॉम द प्रोजिक्यूशन। 257 की अगर हम बात करते हैं तो ये बात करता है विड्रॉल करना कंप्लेंट का, ठीक है। ये आपका प्रोजिक्यूशन का विड्रॉल है, यहाँ पर कंप्लेंट का है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 26 का सी इज राइट आंसर, 2143। ओके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेक्शन 311A जो है सीआरपीसी का, ठीक है, एम्पावर द मजिस्ट्रेट टू फर्स्ट क्लास। यहाँ पर 311A में क्या किया गया है, सीआरपीसी में एम्पावर किया गया मजिस्ट्रेट को फर्स्ट क्लास को, किस चीज के लिए, क्या क्या कर सकते हैं उसको देखेंगे हम। यहाँ पर देखेंगे
तो समन कर सकता है मटेरियल विटनेस को, या एक तरीके से पोस्टपोनमेंट कर सकता है एजेंट प्रोसीडिंग को। देखिएगा यहाँ पर स्पेसिमेन होता है सिग्नेचर का, ऑर्डर दे सकता है क्या पर्सन को टू गिव स्पेसिमेन सिग्नेचर, ठीक है। 311 में सिग्नेचर्स के बारे में बात की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे व्हाइल एक्सरसाइज द पावर ऑफ रिवीजन, जब रिवीजन पावर की को एक्सरसाइज किया जा रहा है, रिवीजन की पावर को एक्सरसाइज किया जा रहा है सीआरपीसी में, किसके द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो रिवीजन की पावर सेशन कोर्ट के पास भी है, हाई कोर्ट के पास भी है। हम बात कर रहे हैं कि जब हाई कोर्ट रिवीजन की पावर इश्यू कर रहा है, मतलब एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या चीज इनमें से नहीं कर सकता, क्या चीज इनमें से नहीं की जा सकती है, क्या वो कैन नोट दिया हुआ है, अगर होता कैन तो होता है कि क्या कर सकता है, ठीक है, और इसमें पूछा गया कि क्या नहीं कर सकता। देखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, तो देखिएगा डिस्चार्ज कर सकता है कि उसको एक्विट कर सकता है, बेल दे सकता है, बिल्कुल ये तीनों चीज की जा सकती है बाय द हाई कोर्ट जब वो एक्सरसाइज कर रहा हो पावर ऑफ रिवीजन। कन्वर्ट अ फाइंडिंग ऑफ एक्विटल इनटू वन ऑफ द कन्विक्शन, एक्विटल की कन्विक्शन मतलब एक्विटल की सेंटेंस को कन्विक्शन में चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। कन्वर्ट अ फाइंडिंग्स ऑफ एक्विटल, अगर किसी को एक्विटल मिल गया है, दोष मुक्त हो गया है, तो उसको कन्विक्शन में नहीं किया जा सकता, बल्कि डिस्चार्ज करना, एक्विट करना, बेल ग्रांट करना, सब कुछ कर सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट आपका व्हेन एनी पर्सन हैज रीजन टू बिलीव, जब उस पर्सन के पास रीजन टू बिलीव है दैट ही मे बी अरेस्टेड ऑन एक्यूजेशन, ठीक है, ऑफ हैविंग कमिटेड अ डैश, ही मे अप्लाई फॉर एंटीसिपेटरी बेल। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो 29 में अगर हम बात करते हैं 438 जो है आपका सीआरपीसी का, वो बात करता है किसकी, एंटीसिपेटरी बेल की। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब क्या होता है कि जब किसी को ये आशंका हो कि उसको अरेस्ट किया जा सकता है किसी भी ऑफेंस, मतलब किसी में नहीं बताऊंगी कौन सा ऑफेंस है वो, कि उसको मतलब अरेस्ट किया जा सकता है किसी ऑफेंस के कमीशन में, तो वो पहले ही कोर्ट में क्या ले लेता है, एंटीसिपेटरी बेल ले लेता है कि इन द इवेंट ऑफ सच अरेस्ट, जब उसको उस इवेंट पर अरेस्ट किया जाएगा तो वहाँ पर उसको बेल मिल जाएगी। तो वो ऑफेंस कौन सा होगा इसी के बारे में बात करता है यहाँ पर, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर होता है बेलेबल नहीं नॉन बेलेबल, क्योंकि बेलेबल होता तो जाते उसको बेल मिल जाती है, तो फिर उसको एंटीसिपेटरी बेल की तो आवश्यकता होगी नहीं वहाँ पे, तो कौन सी मिल रही है यहाँ पर, नॉन बेलेबल ऑफेंस। कौन सी ऑफेंस है यहाँ पर, नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है, बात है क्लियर। नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो फिर वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है, जो आपका 438 में बता रखा है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इरेगुलरिटीज होती है, ठीक है, दो सेक्शन है आपके 460 और 61, बात करता है कि जब आपकी जो मतलब कुछ कमियां होती हैं, इरेगुलरिटीज होती हैं, किन की वजह से आपका प्रोसीडिंग विशिएट होगी और किन की वजह से प्रोसीडिंग विशिएट आपकी नहीं होगी, उसको देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। दोनों ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है और आप क्या करेंगे उसकी लिस्ट बिल्कुल प्रिपेयर करेंगे फॉर पीटी एंड मेंस में भी उसमें क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो आपको 460 और 61 की पूरी आपको लिस्ट तैयार होनी चाहिए कि पीटी का भी बनता ही बनता है उसमें, और मेंस में भी आप पूछे जाने लगा है, ठीक है, कि किस पर आपका कौन सी उसमें अगर इरेगुलरिटी है तो वो विशिएट होगी, कौन से में नहीं होगी, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर, तो देखिएगा कि कौन सी है यहाँ पर जिससे विशिएट नहीं होती है, तो ऑर्डर करना मेंटेनेंस का, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर है, ट्राइंग एन ऑफेंस समरली, इनमें तो होती है, लेकिन टेंडिंग पार्डन टू अकम्प्लिश जो है आपका, ठीक है, इसमें आपका नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का सी, ठीक है, क्या हो जाएगा 30 का सी, टेंडिंग पार्डन टू अकम्प्लिश। नेक्स्ट आपका इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन ओनली, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ इट शैल बी, बहुत इंपॉर्टेंट है 468 अगर हम बात करते हैं वहां पर कि कॉग्निजेंस लेने की लिमिटेशंस के बारे में बात करता है, ठीक है, कि क्या वहां पर लिमिट होगी, लेकिन अगर सिर्फ वहां पर फाइन से ही है, ठीक है, तो फाइन है तो कितना होगा ये आपको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला है ये, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और पता भी होना चाहिए इसका राइट। जब फाइन से होता है तो सिर्फ वहां पर होता है कितना टाइम, 6 मंथ, ठीक है, कितना टाइम होता है 6 मंथ होता है, ठीक है, 6 मंथ। 1 ईयर है तो 1 ईयर तक के मैटर है तो वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर फाइन है तो फाइन के लिए तो होता है 6 मंथ, लेकिन अगर फाइन से लेकर के एक तरीके से 1 ईयर तक का 1 ईयर के लिए होता है, और 1 ईयर से 3 ईयर्स तक का होता है कोई ऑफेंस, तो आपका 3 ईयर्स होता है, लेकिन एक्सिड 3 ईयर्स होता है तो उसके लिए कोई लिमिटेशन वहां पर अप्लाई नहीं होती है, ठीक है।
एन ऑफेंस कमिटेड बाय पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग इन इनकरेक्ट रिकॉर्ड, उसने क्या किया है, इनकरेक्ट रिकॉर्ड फ्रेम किया है और राइटिंग अंडर सेक्शन 218 ऑफ आईपीसी। ठीक है, इस ट्राइबल, वो किसके द्वारा ट्राइबल होगा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, देखिएगा, तो वो होगा आपका मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा। ठीक है, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे देखेंगे हम यहाँ पर अंडर द फैक्ट मीन्स क्या होता है। तो देखिएगा, फैक्ट हम दोनों तरीके के पढ़ते हैं, चाहे वो आपका फैक्टम प्रोबेंडम हो, चाहे आपका वो फैक्टम प्रोबेंडा हो। ठीक है, बेंडस। ठीक है, तो दोनों तरीके के हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर की बोथ। ठीक है, फैक्टम प्रोबेंडम एंड आपका फैक्टम प्रोबेंडस। ठीक है, प्रोबेंडा। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट्स इंक्लूड, जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं कोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है, उसमें क्या इंक्लूड है, रिटन डॉक्यूमेंट, कैरिकेचर, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या इंस्पेक्शन ऑन स्टोन। ठीक है, तो यहाँ पर आप बात करेंगे कि क्या क्या चीज इंक्लूड होती है, तो देखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, यहाँ पे बोला गया स्पेसिफिक कि जो आपके डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, बातें क्लियर यहाँ तक, और इसमें और भी क्या क्या चीजें होती हैं उसको भी हम आगे देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो गया, एक सेकेंड, इसमें आपको करना है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो गया, अभी बताया मैंने कि डॉक्यूमेंट आप अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तो आपको स्पेसिफिक होता ही है वहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है। अगर हम देखें इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, आगे क्या और चीज हो सकती है, क्या कैरिकेचर हो सकता है, कैरिकेचर कार्टून बिल्कुल होता है, किसी स्टोन पर इंस्क्रिप्शन है, वो होता है नहीं, बिल्कुल स्पेसिफिक कोई रिटन डॉक्यूमेंट है, होते हैं स्पेसिफिक वहाँ पर डॉक्यूमेंट की जब आप इलस्ट्रेशन देखते हो तो उसमें स्पेसिफिक करके ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। यस, ये सारी चीज इंक्लूड होती है, तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, 34 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर 1, 2, 3, 4 सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव इसेंशियली। ठीक है, एक तरीके से बात आती है कि यहाँ पर कौन सा रिक्वायर्ड है कि वो इसेंशियली प्रूव होनी चाहिए, जुडिशियल नोटिस, एडमिटेड फैक्ट या कन्फेशन। देखो स्पेसिफिक बोला गया है, अगर हम क्वेश्चन 35 के बारे में बात करते हैं तो 35 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या, देखो जब आप सेक्शन 5 पढ़ते हो तो उसमें बात की गई है कि जब आप एविडेंस दोगे, एक तो आपको क्या देना है, फैक्ट इन इश्यू का दोगे। ठीक है, फैक्ट इन इश्यू का दोगे, और दूसरी क्या बात दी गई है कि जो भी दिया जाएगा वो रिलेवेंट फैक्ट का होगा। किसका होगा, रिलेवेंट फैक्ट्स का होगा। सेक्शन 5 स्पेसिफिक इसलिए ये बात भी करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जुडिशियल नोटिस के लिए तो बिल्कुल साफ मना किया गया, देने की जरूरत नहीं है। हम 56, 57, 58 जो है 58 में एडमिटेड फैक्ट्स की बात करते हैं सेक्शन 58 में। ठीक है, 56 में बोला गया कि आवश्यक नहीं है, 57 में वो लिस्ट बता रखी है पूरी। ठीक है, कन्फेशन को बता ही रखा है आपका कि प्रूव करने की वहाँ पर जरूरत नहीं है, एक तरीके से रिलेवेंट फैक्ट प्रूव किया जाएगा। इसेंशियली अगर मेन बात करते हैं कि हाँ इसेंशियली क्या प्रूव करना है, तो रिलेवेंट फैक्ट। जब भी आप एविडेंस दोगे किसी भी केस में आपको जो प्रूफ करना है सिर्फ रिलेवेंट फैक्ट करना है, अपने तथ्य को लेकर के जो उससे रिलेटेड होगा, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं करना है। बात करेंगे यहाँ पर द रिलेवेंट फैक्ट। अब रिलेवेंट फैक्ट तो हो गए, लेकिन रिलेवेंट फैक्ट क्या, मस्ट बी लॉजिकली रिलेवेंट, लॉजिकली रिलेवेंट होनी चाहिए, या आपका मस्ट बी लीगली रिलेवेंट, या लीगली एंड लॉजिकल रिलेवेंट हो सकते हैं, कौन सा इसमें है, एंड एडमिसिबल। क्वेश्चन नंबर 36 तो देखेंगे हम यहाँ पर 36। ठीक है, 36 का देखेंगे, बिल्कुल कैसे होने चाहिए, लॉजिकली से काम नहीं चलता। ठीक है, किससे काम नहीं चलता, लॉजिकल से नहीं काम चलता, लॉ में लीगल होना चाहिए, लीगल। ठीक है, तो कैसा होना चाहिए वो रिलेवेंट, लीगली रिलेवेंट होना चाहिए। बातें क्लियर। एक क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला का केस है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला का। ठीक है, ये हमारा किस पर है, तो ये हमारा कंडक्ट पर है, जो हमारा सेक्शन 8 बात करता है। किसकी, कौन सा कंडक्ट आता है उसमें, चाहे आपका वो प्रीवियस कंडक्ट हो चाहे वो आपका प्रीवियस कंडक्ट हो, चाहे आपका वो सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है, सब्सिक्वेंट का मतलब होता है काम ऑफेंस होने के बाद। प्रीवियस होता है ऑफेंस होने से पहले का कंडक्ट कैसा था, सब्सिक्वेंट होता है कि ऑफेंस कमिट करने के बाद उसका कंडक्ट कैसा था, तो सब्सिक्वेंट मतलब बाद वाली बात करता है। ठीक है, बातें क्लियर यहाँ तक, आगे देखेंगे। कंडक्ट हो गया क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला का लीडिंग केस है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो एडमिशन है ना, ठीक है, एडमिशन
बाइंड द मेकर्स, एडमिशन मतलब जो मतलब मेकर है जो एडमिशन कर रहा है वो बाइंड करता है मेकर्स को इन सो फॉर एज इट रिलेट्स टू, किस चीज से लेकर के, तो ये आपका फैक्ट्स को लेकर के, क्वेश्चंस ऑफ लॉ को लेकर के, या दोनों को, या नीदर ए और नॉर बी, तो सिर्फ फैक्ट्स को लेकर के आप बाइंड कर सकते हो एडमिशन में, क्योंकि लॉ के उस पर तो अप्लाई नहीं होता, वो तो एक्सेप्शन में आ जाता है आपका, वहाँ पर क्वेश्चन ऑफ लॉ तो बिल्कुल भी नहीं आएगा वहाँ पर। तो फैक्ट्स को ही लेकर आप एडमिशन वाले मतलब एडमिशन जो कर रहा है मेकर को बाउंड कर सकते हैं, अदरवाइज वहाँ पर नहीं किया जाएगा। बात है क्लियर, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ लॉ तो अपने आप में ही एक्सेप्शन है जहाँ पर एस्टोपल आपका अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द कन्फेशन बिफोर द मजिस्ट्रेट इज रिलीवेंट, जो कन्फेशन है वो मजिस्ट्रेट के सामने हो रहा है, ठीक है, कन्फेशन बिफोर द मजिस्ट्रेट इज रिलीवेंट, अंडरलाइन देख करेंगे मजिस्ट्रेट वर्ड, ठीक है, कौन सा मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के बारे में देखेंगे, क्योंकि बात की जा रही है क्या, कब मान लिया जाता है वहां पर देखेंगे 24 में तो फियर मिसकंसेप्शन में होता है, फियर में डर में होता है, ठीक है, थ्रेट फियर इसमें होता है, लेकिन 25 में पुलिस के सामने होता है, 27 में इंफॉर्मेशन सो मच ऑफ सच इन्फॉर्मेशन जो रिसीव होती है वो रिलीवेंट होती है, तो 26 में बात की गई है कि अगर कोई पुलिस कस्टडी में कन्फेशन होता है तो वो रिलीवेंट नहीं होगा, बट होगा रिलीवेंट कब होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक वर्ड लिखा गया है इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, ठीक है। इमीडिएट का मतलब क्या होता है, इमीडिएट का एक केस में बोला भी गया था कि इमीडिएट में मतलब होता है सेम टाइम सेम प्लेस, सेम टाइम सेम प्लेस, कौन सा सेम टाइम सेम प्लेस, जहां पर आपका कन्फेशन मेड किया जा रहा है, ठीक है, जहां पर आपका कन्फेशन मेड किया जा रहा है, ऐसे नहीं कि हाँ कमरे में तो क्या किया जा रहा है कन्फेशन हो रहा है मजिस्ट्रेट बाहर घूम रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं होगा, जहां पर कन्फेशन हो रहा है उसी जगह पर इमीडिएट प्रेजेंस होनी चाहिए मजिस्ट्रेट की, तभी वो रिलीवेंट होगा, अदरवाइज वो रिलीवेंट की कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है, बातें क्लियर यहाँ तक। आगे देखेंगे अंडर विच कंडीशन अ कोर्ट में टेक इनटू कंसीडरेशन द कन्फेशन ऑफ वन अक्यूज हिमसेल्फ एंड अनदर पर्सन, देखिएगा यहाँ पर कंडीशंस क्या है, जब कोर्ट कोग्निजेंस मतलब कंसीडर कर सकता है कन्फेशन को एक एक्यूज का दूसरा उसके अगेंस्ट भी एंड दूसरा भी, ठीक है, तो कब कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हर कई तरीके से क्वेश्चन बनता है इस पे। देखो देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सेक्शन कौन सी बात कर रहे हैं हम, ये सेक्शन 30 है, ठीक है, कौन सा है, को एक्यूज के उसके कन्फेशन के बारे में बात कर रहे हैं वहां पर, तो कब होगा वो, जब वो जॉइंटली ट्रायल होंगे सेम ऑफेंस के लिए, ऐसा नहीं कि अगर दो अपराधी हैं एक का कहीं और ट्रायल चल रहा है दूसरे का कहीं और चल रहा है वो उसके लिए कन्फेशन करेगा, ऐसा नहीं है। पहली बात तो ट्राइड जॉइंटली और फॉर द सेम ऑफेंस, एक ही ऑफेंस, क्यों, क्योंकि वो उसी के लिए तो कन्फेशन कर सकता है, उसको पता ही नहीं दूसरे ऑफेंस के लिए और वो कर दे तो ऐसा नहीं होगा, और वो उसके साथ ट्रायल भी नहीं हो रहा तो तब भी नहीं वो उसके लिए कन्फेशन कर सकता, ठीक है, ये डिफरेंट ऑफेंस ये आप अलग ऐसे करके अलग कर दोगे बिल्कुल, ठीक है, सेम ऑफेंस नॉट जॉइंटली ऐसे दे सकता है वो, आपको दो ही बात ध्यान रखनी चाहिए, उसमें कितनी तरीके के ऑप्शन क्यों ना बने हो, आपको सिर्फ दो बात नोट करनी है और दोनों को ही ढूंढना है एक ऑप्शन में, ठीक है, पहली बात तो जॉइंटली ट्राई होना चाहिए और फिर दूसरा क्या होना चाहिए, एक ही ऑफेंस होना चाहिए, ठीक है, जहां आपको जिस ऑप्शन में दोनों बात मिल जाएगी आप उसको क्लिक करेंगे, बस बातें क्लियर। आगे देखेंगे ये घुमाने के लिए दिया हुआ और कुछ नहीं, बहुत अच्छे से पेपर बनाया हुआ है, घुमाने के लिए है, ठीक है, हो सकता है ये ए आंसर आपका लास्ट में भी दिया जा सकता है, तो पहले दे दिया तो इतनी आसानी से पकड़ लिया, ठीक है, तो लेकिन आपको सिर्फ सारी चीजें हटा के सिर्फ ये मेन चीज देखनी है कि कहाँ पर ये दोनों बातें हैं, बात खत्म, उससे आगे आपको नहीं देखना है। 41 पे चलेंगे हम, डायल डिक्लेरेशन, डायल डिक्लेरेशन का सेक्शन कौन सा है एविडेंस का, 32 में भी कौन से क्लोज में आता है ये डायल डिक्लेरेशन, तो सेक्शन 32 सब क्लोज 1 रिलेटिंग टू डाइंग डिक्लेरेशन, ठीक है, यस, कितने क्लोज है ये भी पता होने चाहिए आपको, उसके बहुत पूछे जाते हैं और सारे क्लोज भी पता होने चाहिए, 1 में क्या, 2 में क्या, 3 में क्या, ठीक है। द फॉर्म ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, एक भी बताओ, आप बात की गई है यहाँ पर कि जो आपका डाइंग डिक्लेरेशन है उसका यही फॉर्म होगा, फॉर्म से मतलब है क्या कि सिर्फ बोल के ही आप डाइंग डिक्लेरेशन कर सकते हो, सिर्फ लिख के कर सकते हो, या किसी पर्टिकुलर पर्सन को करोगे, ऐसी फॉर्म के बारे में बात की गई है। तो देखो भाई हम पूरा एविडेंस पढ़ते हैं, वहाँ पे कुछ भी फॉर्म नहीं बता रखी है, किसी के सामने भी करो, डॉक्टर के सामने करो, पुलिस वाले के सामने करो, डाइंग डिक्लेरेशन रिलीवेंट मानी जाती है, ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर फॉर्म प्रिस्क्राइब हमारा डाइंग डिक्लेरेशन के लिए नहीं की गई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इमेटेरियल, इमेटेरियल मतलब कोई तात्विक नहीं है कि वो इसी फॉर्म में होना चाहिए, कोई फॉर्म नहीं है, ठीक है, बात है क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 40 अब देखेंगे हम यहाँ पर 42, ठीक है। 42 के बारे में बात करते हैं। ये 40 से 44 किसके बारे में बात करता है? सेक्शन का जो है पोर्शन, कैरेक्टर के थर्ड पर्सन ये बात करता है। देखो 40 से आपका रेज जुडिकेटर शुरू होता है, 44 फ्रॉड तक की बात चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर जजमेंट, डिक्री एंड ऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एडमोरल्टी, मैट्रिमोनियल्स, ये सारे अधिकार 41 में इनमें सब भी हमारे आ जाते हैं, ठीक है। तो 40 to 44 तक हमारा दिया गया है जजमेंट, डिक्री एंड ऑर्डर्स। 42 हो गया। 43 पे देखेंगे ओपिनियन ऑफ हैंड राइटिंग एक्सपर्ट अंडर द लॉ ऑफ एविडेंस इन इंडिया इज, कि जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट होता है उसकी ओपिनियन के बारे में अगर हम बात करते हैं, क्या वो रिलीवेंट है या वो सोल डिटर्मिनेशन है या कैसे है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखेंगे, देखिएगा जो एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, एक्सपर्ट हम क्यों लेते हैं उनसे ओपिनियन? इसलिए लेते हैं कि उस पॉइंट्स के बारे में हर कोई अपने अपने फील्ड का एक्सपर्ट होता है, ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति सब कुछ जानता होगा, ठीक है। तो केस को डिसाइड करने के लिए किसी बात में जब हमारा कोई कंट्रोवर्सी आती है, आप एक्सपर्ट से सलाह लेते हैं, लेकिन एक्सपर्ट भी तो ह्यूमन बीइंग है ना, उससे गलती भी हो सकती है, या एक तरीके से वो दूसरी पार्टी से मिलकर के क्या रिश्वत भी ले सकता है, कुछ भी काम हो सकता है। तो क्या वो सोल बेस हो सकता है? तो सोल बेस नहीं हो सकता। सोल बेस का मतलब पता है क्या होता है? सोल बेस का मतलब होता है कि उसने गवाही दी, जो उसने गवाही दी उसी बेस पर आपका सब मतलब वो पनिशमेंट दे दी गई, ठीक है। तो आपका सोल बेस नहीं होता है। तो इसका अगर हम बात करें, रिलीवेंट तो देखो होगा, क्योंकि आप एक्सपर्ट से ओपिनियन ले रहे हो, तो जनरल ऑर्डिनरी विटनेस से तो ज़्यादा रिलेवेंसी वो रखता ही है। क्यों? क्योंकि वो एक्सपर्ट है उस फील्ड का। बट उसको ये नहीं कि कोरोबरेट नहीं करेंगे, कुछ आप उसको कोरोबरेट भी करेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट भी करेंगे, अगर वो सही बैठता तो तब जाके रिलीवेंट होता है वो, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक तरीके से बिल्कुल यही है कि हाँ सोल डेट्रीमेंट है, अब की जो इसने बोला वो ही सही है, तो नो। आप इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे फिर क्वेश्चन नंबर 43 का? रिलीवेंट बट नॉट सोल डेट्रीमेंट ऑफ जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, किसी भी डॉक्यूमेंट्स की जेन्युइननेस के लिए लेकर के वो सोल डेट्रीमेंट नहीं हो सकता। बात है क्लियर? Which statement is not correct? Some facts are relevant but not admissible. Some facts are admissible but not relevant. देखिएगा ये बहुत पूछा जाने वाली फ्रेज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 की देखो, ये क्यों पूछी जाती है? इसमें क्या दो तरीके से आती है, ये तो इनको तो हटाओ, ये तो है ही नहीं यहाँ पर। All relevant facts are admissible या all admissible facts are not relevant। देखिएगा जो बात रिलीवेंट तो बहुत सारी हो सकती है, बहुत बात रिलीवेंट है, ठीक है, ये भी है, वो भी है, ये भी है, दे दी गई है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उन सबको एडमिट किया जाए, ठीक है। एडमिट सिर्फ उसको किया जाएगा जिसको कोर्ट को रिक्वायरमेंट लगेगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वो सभी होंगे, तो आप लगा सकते हैं कि ऑल रिलीवेंट फैक्ट्स आर एडमिसिबल, ठीक है। ये आपको पता है कि नॉट करेक्ट है, तो ऑल रिलीवेंट फैक्ट्स आर एडमिसिबल, तो ऐसा नहीं है कि जितने भी रिलीवेंट फैक्ट्स हैं वो सब एडमिसिबल है, ऐसा नहीं है। क्यों? देखिएगा क्योंकि यहाँ पर पूछा गया नॉट करेक्ट, तो ऑल रिलीवेंट फैक्ट्स आर एडमिसिबल, जरूरी नहीं है कि जितने भी रिलीवेंट फैक्ट्स होंगे वो सब एडमिसिबल ही होंगे, बिल्कुल मना किया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा? ये करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि देखिएगा सम फैक्ट्स आर रिलीवेंट, बिल्कुल सम फैक्ट्स क्या है आपका रिलीवेंट हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि वो एडमिसिबल हो, और सम फैक्ट्स आर एडमिसिबल, ठीक है, बट नॉट रिलीवेंट। एक तरीके से क्या है यहाँ पर मेन चीज आपका यहाँ पे आएगी कि जितने भी रिलीवेंट फैक्ट्स है ना वो जरूरी नहीं कि एडमिसिबल हो, लेकिन ये बात सही है कि ऑल एडमिसिबल फैक्ट्स आर नॉट रिलीवेंट, ठीक है, कि ऑल एडमिसिबल फैक्ट्स जो है आपका एक तरीके से क्या हो जाएगा आपका आर नॉट रिलीवेंट। लेकिन जितने भी रिलीवेंट फैक्ट्स होते हैं वो मतलब जो भी आपके रिलीवेंट फैक्ट्स होते हैं वो ही एडमिसिबल होता है। ध्यान रखना है कि जो रिलीवेंट होंगे ना सिर्फ वो ही आपका क्या होता है एडमिसिबल होता है। इसको भी हटाओ, मेन चीज देखेंगे यहाँ पर पूछा गया कि नॉट करेक्ट, तो आप इसमें इतना ही देखेंगे कि ऑल रिलीवेंट फैक्ट्स आर एडमिसिबल, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं होता है कि लेकिन जो एडमिसिबल होते हैं एक तरीके से वो सब क्या होने चाहिए रिलीवेंट होने चाहिए वो, ठीक है। यहाँ पे नोट नहीं आएगा रिलीवेंट आएगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स नीड नॉट बी प्रूव्ड, इनमें से ऐसे वो कौन से वो है आपका फॉलोइंग में एविडेंस की जिसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप मैंने अभी आपको बताया था कि जब जुडिशियल नोटिस ले लेती है कोर्ट, ठीक है, सेक्शन 56 में हम ये बात पढ़ते ही हैं, सेक्शन 57 में उसकी लिस्ट प्रोवाइड है ही वहाँ पर, ठीक है। जुडिशियल नोटिसेबल कौन कौन से होंगे 13 क्लोज बता रखे हैं उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर इनको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। बात है क्लियर? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी एविडेंस, इनमें बात की गई है कि कौन सा आपका प्राइमरी एविडेंस नहीं है, ठीक है। तो देखेंगे हम यहाँ पर
कि जो आपका देखिए कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया जा रहा है सेवरल पार्ट्स में, तो यस वो प्राइमरी है। डॉक्यूमेंट काउंटर पार्ट में किया जा रहा है, वो भी आपका उसमें आ जाता है प्राइमरी में। और कोई डॉक्यूमेंट यूनिफॉर्म प्रोसेस से बन रहा है, वो भी वन यूनिफॉर्म प्रोसेस एक साथ जो बन रहा है, वो सब किस में आता है आपका, वो सब आपका प्राइमरी में आता है। लेकिन जब किसी की कॉपी की जाती है, ठीक है, और ओरिजिनल के साथ में उसकी कंपेयर की जाती है, अब कॉपी मेड फ्रॉम या और कंपेयर, या तो मेड की गई हो या फिर उसको कंपेयर की जा रही हो ओरिजिनल से, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका प्राइमरी एविडेंस नहीं होगा, वो सेकेंडरी में आ जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी में आ जाएगा। बातें क्लियर? आगे देखेंगे नेक्स्ट। This presumption that a computer output shall be taken to have been produced by computer is contained in, कौन सा सेक्शन है यहाँ पर, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47। सेक्शन 65 का बी। ठीक है, यहाँ पे बात की गई है कि दिस प्रिजम्पशन हैज बीन कंप्यूटर आउटपुट शैल बी टेकन हैव बीन प्रोड्यूस्ड कंप्यूटर इन कंटेंट इन, कौन सा सेक्शन में बात की गई है इसके बारे में, तो सेक्शन 65 का बी है। ठीक है, और इसकी भी 5 के सी पॉइंट में है। ठीक है, 30 years ओल्ड डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस फॉर अ प्रॉपर कस्टडी, यहाँ पर कितने साल के डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है, 30 साल के। तो क्या उसको कोर्ट प्रिज्यूम करेगी, शैल या मे करेगी, या फिर एक तरीके से वहां पर प्रिजम्पशन आपकी आएगी नहीं। तो देखिएगा मैं बताती हूँ आपको, कोर्ट में यहाँ पर प्रिजम्पशन करती है, और इसका सेक्शन हमारा कौन सा हो जाता है, 90 हो जाता है। ठीक है, एक आपका आता है 5 years का, 5 years की जो बात करते हैं वो उसमें कौन सा हो जाता है सेक्शन आपका, 90 का ए, 90 का ए। ठीक है, ये तो यहाँ पर प्रिजम्पशन कैसी करेगी, 30 years ओल्ड डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जाता है तो वो मे प्रिजम्पशन है, ना कि शैल। ठीक है, प्रिजम्पशन। ओके, मे और शैल का मतलब आप जानते ही होंगे। मीन्स प्रॉफिट कैन बी क्लेम, सीपीसी का क्वेश्चन है ये आपका, जो मीन्स प्रॉफिट है वो क्लेम किया जाता है कौन सी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है, तो देखेंगे यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है जहाँ पर कोई अनलॉफुल तरीके से कब्जा करके अपना कोई प्रॉफिट कमाता है, ठीक है, तो वो होती है हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, सीपीसी डज नॉट अप्लाई व्हेन द प्रीवियस सूट इज पेंडिंग, क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, पेंडिंग। ठीक है, पेंडिंग होता है किसी केस में, अभी वो चल रहा है, अभी मतलब किसी कोर्ट में चल रहा है, अभी वो डिसाइड नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहाँ पर अप्लाई नहीं होगा ये वाली बात। ठीक है, सीपीसी की, व्हेन द प्रीवियस सूट इज पेंडिंग, तो सेक्शन 10 जो है आपका अप्लाई नहीं होता। तो देखो सेम कोर्ट में तो बिल्कुल अप्लाई होगा, 100% होगा, उसमें लिखा हुआ है सेक्शन 10 में। आउटसाइड इंडिया तो बेशक है, ठीक है, जो कोर्ट है वो इंडिया से आउटसाइड तो है, बट वो या तो इस्टेब्लिश की जा रही हो, इस्टेब्लिश की गई हो, या फिर कंटिन्यू की गई हो, किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, या फिर कोई एनी अदर कोर्ट इन इंडिया हो। देखो ये तीनों चीज तो यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, बची कौन सी, फॉरेनर कोर्ट। ठीक है, जो फॉरेन में है, विदेश में है हमारी जो कोर्ट है, ठीक है, तो वहां पर ये आपका क्या होता है, अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, 2-5 फॉरेन कोर्ट के बारे में बात करता है, 6 फॉरेन जजमेंट के बारे में बात करता है ये आपका। ठीक है, सीपीसी में इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस रेज जुडिकेटा इज नॉट एप्लीकेबल, बात करेंगे यहाँ पर कि कहाँ पर रेज जुडिकेटा अप्लाई एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, केस रेज जुडिकेटा इज नॉट एप्लीकेबल। अगर हम बात करते हैं कंसेंट डिग्री या डिसमिसल इन डिफॉल्ट, तो दोनों में ही आपका एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ना तो आपका कंसेंट डिग्री में है या कंप्रोमाइज डिग्री जिसको बोल देते हैं, और ना ही आपका डिसमिसल इन डिफॉल्ट में है। क्वेश्चन 51 के बाद देखेंगे 52। ए जो है वो रिजाइड करता है मुंबई में, बात देखेंगे बहुत अच्छे से, इस पे बहुत बार बना हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ए जो है वो रिजाइड करता है मुंबई में, पब्लिश करता है स्टेटमेंट, डेफामेटरी स्टेटमेंट को। ठीक है, अगेंस्ट बी इन दिल्ली, कहाँ पे रिजाइड कर रहा है, इसको अलग अलग से इंडिकेट करें हम, मुंबई में तो वो रिजाइड कर रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट पब्लिश हुआ है डेफामेटरी बी के अगेंस्ट दिल्ली में। वेयर कैन बी फाइल अ सूट, अब यहाँ पर जो बी है वो कहाँ पर सूट फाइल कर सकता है, अगेंस्ट ए। तो देखिएगा, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे वो आपका मुंबई में हो, दोनों के पास, दोनों में उसका काम मतलब वो करने का, एक तरीके से सूट फाइल करने का क्या है, अधिकार दिया हुआ है। ठीक है, बातें क्लियर। आगे देखेंगे, वेयर डिग्री साइलेंट, अगर कोई डिग्री साइलेंट है एज रिगार्ड फ्यूचर इंटरेस्ट, ठीक है, फ्यूचर इंटरेस्ट को लेकर के, तो यहाँ पे बात की गई है कि फर्दर इंटरेस्ट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रिफ्यूज एंड सेपरेट सूट शैल लाई फॉर द सेम, या फर्दर इंटरेस्ट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रिफ्यूज एंड सेपरेट सूट शैल नॉट लाई फॉर द सेम। ठीक है, ओनली ए इज करेक्ट, ओनली बी नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई सा भी आपका नहीं है।
तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि कोई डिग्री दी, ठीक है, उसमें हमने 3-4 पॉइंट मांगे थे, रिलीफ मांगा था, कोर्ट ने क्या किया, और सब में तो दे दिया, 3-4 में से तो दे दिया, लेकिन एक को बिल्कुल साइलेंट रखा, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। तो जब अगर कहा है ना, तो उसका यही मतलब होगा कि कोर्ट, आपने मांगा था और कोर्ट ने उसको नहीं दिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको 4 पॉइंट में रिलीफ मिल गया, अब 5वें के लिए फिर से आप केस लेके जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप फिर से लाई नहीं करोगे, सेपरेट रूट लाई नहीं होगा उस पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, बी, कि फर्दर इंटरेस्ट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रिफ्यूज, ये माना जाएगा कि वो रिफ्यूज कर दिया गया है और उसके लिए सेपरेट रूट लाई नहीं किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट लायबल टू अटैच, 60 कौन सा सेक्शन बात करता है इसका अटैचमेंट का, तो वो है हमारा 60, ठीक है, सेक्शन 60। बात करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 54 की, ठीक है। सेक्शन 60 में आपका बता रखा है कि कौन सी प्रॉपर्टी अटैचमेंट होगी, कौन सी नहीं होगी। तो बिल ऑफ एक्सचेंज है आपका, प्रोमिसरी नोट्स है, ठीक है, और आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है और टूल ऑफ पार्टीशंस है। ये पूछा गया है कि नोट, ये भी देखना है कि पूछा क्या गया है, होना है या नहीं होना है। तो नोट है तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट हो सकता है, लेकिन टूल ऑफ पार्टीशंस जो होता है किसी आर्टिस्ट के टूल्स को क्या नहीं किया जाएगा, अटैच नहीं किया जाएगा। लेकिन एक्सचेंज हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो, या आपका प्रोमाइजरी नोट हो, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो, इनको क्या किया जा सकता है। 54 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है आपका अ पर्सन में शू ऑफ फॉरेन स्टेट, एक कोई पर्सन है वो शू कर सकता है किसको, फॉरेन स्टेट्स को। कैसे करेगा, अगर हम बात करें तो किस तरीके से करेगा, देखिएगा, क्या वो कंसेंट लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की विद द कंसेंट ऑफ सेंट्रल या स्टेट की, मतलब सिर्फ सेंट्रल की या स्टेट दोनों की है, या प्रेसिडेंट की, ठीक है, या फिर विद द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि वो फॉरेन स्टेट में कर रहा है, थोड़ा ध्यान देना है, कहाँ पर, फॉरेन स्टेट में। तो कंसेंट ली जाती है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। बातें क्लियर, यहाँ तक हो गए, क्वेश्चन 55 आपके कवर हो गए हैं। आगे देखेंगे 56 तक, ठीक है। पूरा हमको इसको क्या करना है, एक तरीके से सोल्व करना है, ठीक है। और आप अपनी टाइम मैनेजमेंट भी देखेंगे कि आप कितनी जल्दी इस क्वेश्चन को कवर कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर कोई अपील है वो हियर्ड की गई है, सुनी गई है बाय अ सिंगल जज, किसी सिंगल जज के द्वारा, ठीक है, बेंच ऑफ अ हाई कोर्ट, वेयर डज फर्दर लाई, तो वो फिर वहां पर कहाँ पर फर्दर लाई की जाएगी, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि अपील हियर की गई है सिंगल जज के द्वारा, बेंच ऑफ हाई कोर्ट, वेयर डज फर्दर अपील लाई, सुप्रीम कोर्ट में नो फर्दर अपील लाई, या डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट, या नन ऑफ दीज, इनमें से आप मुझे बता सकते हैं कि कौन से में हो सकती है, कौन से में यहाँ पर नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नो फर्दर अपील लाई, कौन सा हो जाएगा आपका, नो फर्दर अपील लाई, यानी कि राइट आंसर इज बी, वहां पर फर्दर अपील आपकी लाई नहीं होगी। बात करेंगे रेस्टिट्यूशन जो आपका आता है 144 में, ठीक है, रेस्टिट्यूशन की क्या मीनिंग है इस रेस्टिट्यूशन का, देखेंगे, ठीक है। रेस्टिट्यूशन मीन्स क्या होता है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिएगा, एक तरीके से क्या किया जाता है यहाँ पर 144 में रेस्टिट्यूशन की बात करेंगे यहाँ पर, तो इसका मतलब होता है रेस्टोरिंग टू अ पार्टी ऑन द मॉडिफिकेशन, वेरिएशन और रिवर्सल ऑफ द डिग्री। यहाँ पर पार्टी को रेस्टोर किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब होता है उस व्यक्ति को फिर से उसी सिचुएशन में पहुंचाना, रेस्टिट्यूशन, जैसी स्थिति में था उसमें ही पहुंचाना, चाहे मॉडिफिकेशन करके, चाहे वेरिएशन करके, या रिवर्सल करके डिग्री में, ठीक है। रेस्टोरिंग टू अ पार्टी, उस व्यक्ति को उसी पोजीशन में पहुंचाना जिसमें वो एक तरीके से था। क्वेश्चन नंबर 57। आगे देखेंगे हम यहाँ पर 58 देखिएगा, यहाँ पे बात करते हैं कि ऑन अकाउंट ऑफ मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज अंडर ऑर्डर 1 रूल 9 ऑफ सीपीसी, एक तरीके से कोई मिस जॉइंडर हो गया है। मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर क्या होता है, मिस जॉइंडर होता है कि जो पार्टी ज्वाइन होनी थी, एसेंशियल थी, वो ज्वाइन नहीं हुई, तो यानी कि दूसरी पार्टी जो ज्वाइन हुए, मतलब वो पार्टी ज्वाइन हो गई है जिसको होना नहीं था, वो मिस जॉइंडर हो जाता है। और नॉन जॉइंडर क्या होता है, नॉन जॉइंडर का मतलब होता है कि जो एसेंशियल, जो मेन पार्टी थी उसी को आपने क्या नहीं किया, यानी कि जो मेन पार्टी को आपने ज्वाइन नहीं किया, वो हो जाता है आपका नॉन जॉइंडर, ठीक है। मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर। तो यहाँ पर बात करेंगे ऑर्डर 1 रूल 9 ऑफ सीपीसी में, द सूट क्या वो लायबल टू डिसमिस, कैन नॉट बी लायबल, या मे बी डिसमिस और मे नॉट बी डिसमिस, ठीक है। 58। तो इसका अगर हम बात करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिसमिस, वो डिसमिस नहीं होगी, ठीक है। प्लीडिंग मीनिंग बात करेंगे, प्लीडिंग मीन्स क्या होता है, प्लीडिंग में क्या क्या आता है। तो देखिएगा, प्लीडिंग का पहले मैं ऑर्डर बता दूं, उसका ऑर्डर कौन सा होता है, 6 होता है प्लीडिंग। और प्लीडिंग में अगर हम बात करते हैं तो दोनों चीजें आ जाती हैं,
ठीक है, कौन कौन सी आपका प्लेंट आ जाती है और आपका WS आ जाता है। प्लेंट कौन से ऑर्डर में हो जाएगी, प्लेंट हो जाएगी आपका ऑर्डर 7 में और WS ठीक है ऑर्डर 8 में हो जाएगा और WS में ही दोनों बात आती है आपकी कौन सी, काउंटर क्लेम और सेट ऑफ। ठीक है, काउंटर क्लेम और सेट ऑफ ये सब इसी में आता है, पढ़ेंगे तो आगे देखेंगे इसको। ठीक है, काउंटर क्लेम और सेट ऑफ। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 59 में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बता चुकी हूँ, दोनों चीजें आती हैं तो यहाँ पर प्लेंट और WS राइट आंसर। ठीक है, द कोर्ट कैन रिजेक्ट द प्लेंट, कोर्ट जो है वो आपका ऑर्डर 7 रूल 11 में क्या कर सकता है, आपका ऑर्डर 7 रूल 11 मोस्ट इंपोर्टेंट है फॉर पीटी मेंस दोनों के लिए। ठीक है, तो अगर कोर्ट मतलब कोर्ट रिजेक्ट कर सकता है प्लेंट को, अगर वो क्या किया गया है ऑर्डर 7 रूल 11 के ई में, इफ इट इज नॉट फाइल्ड इन, वो किस तरीके से फाइल नहीं की गई है, ट्रिप्लीकेट या एक तरीके से डुप्लीकेट या फिर आपका क्वाड्रिप्लेट, इसमें सिंपल सी बात है, जो भी होता है ना वहाँ पर क्या होता है, डुप्लीकेट फाइल की जाती है। प्लेंट किस में की जाती है, डुप्लीकेट फाइल की जाती है। ठीक है, जिससे कि समन में भी लगाई जाती है ना। ठीक है, डुप्लीकेट हो गया। बात करेंगे हम यहाँ पर सेट ऑफ। ठीक है, सेट ऑफ का ऑर्डर तो मैंने आपको बता दिया था। अब ठीक है, ऑर्डर कौन सा बताया था सेट ऑफ और काउंटर क्लेम का, मैंने 8 बताया था आपको। ठीक है, 8 बताया था। अब आपको यहाँ पर देखना है कि इसका रूल कौन सा है यहाँ पर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रूल की, तो रूल 6 बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, कौन सा, रूल 6 इज मोस्ट इंपोर्टेंट, तो ऑर्डर 8 रूल 6 है यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे आपका, अ कोर्ट मे नॉट फ्रेम इशू ऑन द बेसिस ऑफ एलिगेशंस कंटेंट मेड बाय द पार्टीज, कि जो कोर्ट है वो फ्रेम नहीं कर सकती है इशू, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एलिगेशंस जो कंटेंट किए गए हैं। ठीक है, आपका किसके द्वारा, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर हम बात करें प्लीडिंग ऑन ओथ या इन एप्लीकेशन इज राइट। ठीक है, 62 का क्या आंसर हो जाएगा आपका, सी। ठीक है, 62 का सी, इन एप्लीकेशन। ऑर्डर 20 रूल 12, ठीक है, जो है आपका कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर प्रोवाइड्स फॉर पासिंग ऑफ प्रिलिमिनरी डिग्री इन सूट फॉर, यहाँ पे बात की जा रहा है किसका, क्वेश्चन नंबर 63 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, 63। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, ये बात कर रहा है ऑर्डर 20 रूल 12 की। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर, देखिएगा बात की जा रही है ऑर्डर 20 रूल 3 की, तो यहाँ पर बात की जाती है आपका कि जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है प्रोवाइड करता है फॉर पासिंग ऑफ प्रिलिमिनरी डिग्री इन सूट फॉर। ठीक है, किसकी सूट मतलब किसके बारे में बात करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्डर 20 रूल 12। ठीक है, ये कौन सी डिग्री के बारे में बात करता है, तो आपको देखना है। ठीक है, 63 का हम राइट आंसर बात करेंगे मीन्स प्रॉफिट एंड पोजीशंस की। ठीक है, 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 63 का हो जाएगा सी। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर 20 और रूल 12। और अगर हम बात करते हैं मीन्स प्रॉफिट, तो वो भी हमारा कहाँ पर दिया गया है, सेक्शन 2 के मीन्स प्रॉफिट की डेफिनेशन 2 के 12 में दी गई है, आप इसको यहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द राइट टू शू सर्वाइव। बात करते हैं अगर हम यहाँ पर कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द राइट टू शू सर्वाइव अपॉन डेथ ऑफ अ पार्टी। ठीक है, 64 के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे देखिएगा कि बात की जा रही है कि जो राइट टू शू है ना वो सर्वाइव हो रहा है कब, जब पार्टी की डेथ हो गई है, तो तब उसमें क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा कि अगर राइट टू शू सर्वाइव कर रहा है और डेथ हो गई है पार्टी की, तो अ सूट फॉर पार्टीशन ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बाय अ को-पार्टनर। ठीक है, अगर सू सर्वाइव कर रहा मतलब सू सर्वाइव कर रहा है, वो चल सकता है, तो वो किया जा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा सूट लाया जा सकता है फॉर पार्टीशंस के लिए, किस में, अगर हम बात करते हैं तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बाय द को-पार्टनर। ठीक है, को-पार्टनर्स की बातें क्लियर, को-पार्टनर्स के द्वारा, जो को-पार्टनर है उनके द्वारा किया जा सकता है। बातें क्लियर यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं आपका 64 हो गया, 64 के बाद अगर आगे देखेंगे हम यहाँ पर 65 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्राइम कैसा है, क्राइम कैसा रॉन्ग है, तो पब्लिक रॉन्ग है ना, कैसे रॉन्ग है, पब्लिक रॉन्ग है। क्यों है पब्लिक रॉन्ग, क्योंकि जब एक क्राइम होता है तो किसी एक व्यक्ति के इंटरेस्ट नहीं इफेक्ट होते हैं, कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति को थ्रेट नहीं होती, सबको होती है वहां पर। ठीक है, बातें क्लियर। तो ये कैसा रॉन्ग होता है, क्राइम इज अ पब्लिक रॉन्ग। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहाँ पर दिया गया है, तो ये आपका अमेंडमेंट होके आए थे, कौन से अमेंडमेंट से थे ये आप मुझे बताएंगे, और ये 29 के ए में है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। आगे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पनिशमेंट कैन नॉट बी अवॉर्डेड अंडर द आईपीसी, कि इनमें से कौन सी पनिशमेंट नहीं दी जाती है
तो देखो फोरफीचर भी हो सकता है प्रॉपर्टी का जब्त करना, तो आपका रिग्रेस भी है, डेथ भी है। और सी अगर हम बात करते हैं सी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ आपका अब नहीं रहा है, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन जो आईपीसी का वो डन करता है इन परसुएंट जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट इज नॉट एन ऑफेंस, कि वो कौन सा सेक्शन है जहाँ पर कोई व्यक्ति ऑफेंस कमिट कर रहा है किसके परसुएंट में, जो ऑर्डर दिया जा रहा है, जजमेंट दिया जा रहा है किसका, कोर्ट के द्वारा, तो वो ऑफेंस नहीं होगा कौन से में, तो 78 इज राइट आंसर, ठीक है। 78 में, 79 में यहाँ पर कोई जस्टिफाइड पर्सन होता है उसके द्वारा किया जाता है। 81 में आपको 91 और 90 में कंसेंट और 91 में इंडिपेंडेंट ऑफेंस के बारे में बता रखा है। बिल्ड बीस्ट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड बीस्ट टेस्ट, ठीक है। 69 में अगर हम बात करते हैं कौन सा, वाइल्ड बीस्ट टेस्ट जो प्रोपाउंडेड किया गया था वो कौन से केस में किया गया था, बहुत बार पूछा जाने वाला है, आपको आंसर करना है इसमें, ठीक है। आर वर्सेस अर्नोल्ड, ये मैं पहले भी टेस्ट में करा चुकी हूँ, आर वर्सेस अर्नोल्ड पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात करेंगे अगेंस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस द राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्शन टू वॉलंटरली कॉज डेथ। एक्सटेंड टू का मतलब होता है कि वहां तक कॉज की जा सकती है कि किसी व्यक्ति की आप डेथ भी कारित कर सकते हो, मृत्यु भी कारित कर सकते हो, ठीक है। तो मृत्यु भी कारित कर सकते हैं, तो वो कौन सा है, कौन सा चीज है यहाँ पर आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा देखिएगा, तो यहाँ पर है आपका रोबरी, क्या हो जाएगा, रोबरी, ठीक है। इसका सेक्शन कौन सा हो जाएगा अगर हम बात करते हैं, देखो 100 में तो दिया गया है बॉडी को बचाने के लिए, क्या कर सकते हैं आप, किसी की डेथ कारित कर सकते हैं 100 में, ठीक है। और 103 में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, किसी की डेथ कारित कर सकते हैं। और प्रॉपर्टी किसकी हो सकती है और बॉडी किसकी हो सकती है, तो चाहे वो अपनी हो चाहे किसी दूसरे की भी हो, बात है क्लियर, तो यहाँ पर किया जा सकता है। इस 100 भी हो गया और 103 हो गया यहाँ पर, तो इसमें कौन सा ग्राउंड आपका थेफ्ट और ये नहीं आएगा, आपका आ जाएगा यहाँ पर रोबरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 70 का राइट आंसर रोबरी सी। इन इंडिया ए जो है इंडिया में, ठीक है, इंस्टिगेट करता है बी को, इंस्टिगेट मतलब उकसाना होता है, ए जो है वो इंस्टिगेट कर रहा है बी को, a foreigners in Pakistan to commit a murder in Pakistan, B commits murder in this case। यहाँ पर क्या होता है, ए जो है भारत में है बट वो इंस्टिगेट कर रहा है बी को, फॉरेनर्स को, कहाँ पर, पाकिस्तान में, कि वो किसी का मर्डर कमिट कर दे पाकिस्तान में, बी ने उसके कहने पर वो काम कर दिया है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, जो ए है क्या वो लायबल माना जाएगा बेटिंग मर्डर या नहीं माना जाएगा किसी केस में, या ए इज लायबल फॉर कमिटिंग मर्डर, तो उसने अबेट किया या कमिट किया है। पहली बात तो आपका 107 में आप पढ़ते हैं अबेटमेंट के बारे में, ठीक है। 108 में आपका अबेटर होता ही है। 108 ए में जो बात करते हैं हम वो आउटसाइड इंडिया के बारे में बात करते ही हैं यहाँ पर, कि वहाँ पर भी अप्लाई हो सकती है 108 ए में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो कमिट के लिए लायबल मानेगा या अबेटमेंट के लिए लायबल माना जाएगा। तो सिंपल सी बात है, उसने अबेटमेंट ही तो किया, अबेटमेंट के लिए लायबल माना जाएगा, ठीक है। एज गिल्टी फॉर अबेटिंग मर्डर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब हम बात करें कि अनलॉफुल असेंबली जो होती है तो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इज रिक्वायर्ड, तो सिंपल सी बात है अनलॉफुल असेंबली में 5 मेंबर इज रिक्वायर्ड, कितने, 5 मेंबर्स, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पनिशमेंट दी गई आईपीसी में डिसऑनेस्टली मेकिंग फॉल्स क्लेम, क्या किया जा रहा है यहाँ पर 73 में फॉल्स क्लेम किया जा रहा है, ठीक है, फॉल्स क्लेम किया जा रहा है, तो वो कौन से सेक्शन में आएगा, ठीक है, डिसऑनेस्टली, तो 209 में आ जाएगा, ठीक है। 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 73 का राइट आंसर हो जाएगा 209 सी में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट सेक्शन की, क्वेश्चन की, हाउ मेनी सर्कमस्टांसेस हैव बीन इन्यूमरेटेड, ठीक है, अंडर सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी। 300 में क्या दिया गया है, 300 में मर्डर दिया गया है, ठीक है। अंडर विच कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर, की इसमें वो कौन सी कंडीशन है जहां पर क्या हो जाता है आपका कल्पेबल होमिसाइड को क्या माना जाता है, कल्पेबल होमिसाइड को मर्डर माना जाता है, ठीक है। तो इसमें कितने हो जाएंगे आपका, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 4, कितनी है यहाँ पर 4 कंडीशंस हैं कि कल्पेबल होमिसाइड जो हम 299 में पढ़ते हैं और 300 में मर्डर पढ़ते हैं, उसमें बता भी रखा है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जो ये आपका किस कैटेगरी में अगर यहाँ पर होती हैं तो वो मर्डर की कैटेगरी में ना होकर बल्कि कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में आ जाएंगी। तो वो कितनी परिस्थितियां हैं, वो आपकी 4 परिस्थितियां हैं, बात है क्लियर। एक बहुत अच्छा एक तरीके का स्टेटमेंट है जो पूछा जाता है बहुत बार कि ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड बट नॉट वाइस वर्सा, ठीक है। आपको करेक्ट बताना कि इनमें से कौन सा है, या ऑल कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर
या मर्डर कैन नेवर बी कल्पेबल होमिसाइड, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, इसमें से आपको बात करनी है कि कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखो, अगर हम बात करते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट देखें, ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड बट नॉट वाइस वर्सा। इसका मतलब ये होता है, देखो कल्पेबल होमिसाइड एक स्पेसीज है मर्डर की, स्पेसीज होता है उसकी शाखा होना, उसकी एक तरीके का कैटेगरी होना। तो देखिएगा, जो कोई मर्डर होता है वो पहले कल्पेबल होमिसाइड में तो जरूर आएगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि जो कल्पेबल होमिसाइड है वो मर्डर में ही जाए। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी हाई होगी तो पहले थोड़ी होगी, जब भी तो वो हाई बनेगी, तो वो आपका मर्डर में तो आ सकता है, लेकिन उल्टा नहीं हो सकता कि वो वाइस वर्सा का मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि आप बोलो कि ऑल मर्डर आर कल्पेबल होमिसाइड एंड ऑल कल्पेबल होमिसाइड आर मर्डर, ऐसा नहीं है, वाइस वर्सा नहीं है, तो बट नॉट वाइस वर्सा। ठीक है, हाँ, लेकिन जो मर्डर्स होंगे वो कल्पेबल होमिसाइड जरूर होते हैं। ठीक है, वो वहीं से निकल के आगे की कैटेगरी में जाते हैं। राइट आंसर ए 75 का। आगे देखेंगे 76, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, आप इसको एक बार इवेल्युएट जरूर करेंगे कि आप इसमें से कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका स्कोर जरूर चेक करेंगे कि आपका स्कोर कितना है। इसमें डोरी डेथ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है आपका, कि एक तरीके से बात करेंगे यहाँ पर कि कौन सा सेक्शन आईपीसी का रिलेटेड है किससे, डोरी डेथ से। तो 304 का बी और 113 बी जो है ये आपका कौन से एक्ट का हो जाएगा, ये आपका एविडेंस एक्ट का हो जाएगा। ठीक है, 113 बी। ठीक है, 1986 से ये आए थे। ठीक है, ये आपका 1983 से आया था। ठीक है, बातें क्लियर यहाँ तक, आगे देखेंगे तो इसका सेक्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं तो वो हो जाएगा 304 बी, आपका डोरी डेथ की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, क्लियर यहाँ तक, आगे देखेंगे। द ऑफेंस ऑफ ग्रीवियस हर्ट, जो हम बात करते हैं कि जो ऑफेंस है आपका ग्रीवियस हर्ट का, ठीक है, वो किस उसमें दिया गया है उसको देखेंगे यहाँ पर। देखिएगा, द ऑफेंस ऑफ ग्रीवियस हर्ट हैज बीन डिफाइंड, कौन सा ऑफेंस है यहाँ पर, आपका ग्रीवियस हर्ट का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77, तो ये आपका दिया गया है सेक्शन 320 में। ठीक है, ओके, 319 में हर्ट दिया हुआ है और 320 में क्या है आपका ग्रीवियस हर्ट दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ग्रीवियस हर्ट ए जो है इंटेंशनली पुल करता है, पुल अप अ वुमेन्स वेल, वुमेन्स वेल होता है महिला का घूंघट। ठीक है, वुमेन्स वेल विदाउट हर कंसेंट, ये इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन करेंगे, विदाउट हर कंसेंट, इंटेंडिंग, इंटेंशन से या नोइंगली, इट टू बी लाइकली दैट ही मे देयरबाय इंजर, फ्राइटन और अनॉय, किसी को इंजरी पहुंचाना, किसी को मतलब क्षुब्ध करना, अनॉय करना एक तरीके से, तो वो किसके लिए गिल्टी माना जाएगा, जो ए ने कि उस महिला का घूंघट उसकी बिना मर्जी के हटा दिया है। ठीक है, उसको क्षुब्ध करने के लिए, उसको परेशान करने के लिए, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर करेंगे। देखिएगा, क्रिमिनल फोर्स कहाँ पर आ जाता है आपका, क्रिमिनल फोर्स। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पुलिस ऑफिसर अरेस्टेड एंड डिटेन अ पर्सन, कोई व्यक्ति, कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर लेता है और डिटेन करता है किसी पर्सन को लॉकअप में, जबकि उसको बेल भी मिल गई है। ठीक है, कोर्ट ने बेल भी दे दी है, तो पुलिस ऑफिसर ने उसको कौन सा ऑफेंस कमिट करा है वहां पर, एब्डक्शन, रेस्ट्रेन या कन्फाइनमेंट। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 79 का कन्फाइनमेंट। ठीक है, 79 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उसने कौन सा किया है आपका, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर ट्रेजर बीइंग मेड इन स्पेक्टेटिव मैनर्स। ठीक है, कंसीलमेंट इज कॉल्ड, क्या माना जाएगा यहाँ पर, एक तरीके से, इस तरीके से क्या आएगा, अगर हम 80 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसने क्या किया है, छुप करके किया है। ठीक है, छुप करके गया है। ठीक है, सर्पेंशियस मैनर, एक तरीके से, बहुत एक तरीके से कंसीलमेंट होता है छुप करके जाना किसी के घर में, और लर्किंग का भी मतलब क्या होता है, छुप कर जाना। तो अगर कोई व्यक्ति किसी के घर में एंट्री करता है, वो उस रास्ते से नहीं जो रास्ता है जाने का, बल्कि छुप करके किसी और अलग तरीके से जाता है, तो वो आपका लर्किंग हाउस ट्रेस पास हो जाता है। कॉन्टैक्ट का क्वेश्चन चलने स्टार्ट हो गया आपके यहाँ पर, जो डिस्प्ले है आर्टिकल्स की इन अ शोरूम विद प्राइस अमाउंट्स। आप जब जाते हैं शॉपिंग करने, आप देखते हैं शोरूम में प्राइस टैग के साथ में उसका स्टैचू वगैरह खड़ा हुआ होता है, वो क्या बताता है कि ये जो चीज़ है वो इतने रुपए की है, या एक तरीके का ये मटेरियल है, या ये क्लोथ है, जो भी कुछ है। तो उसको आप क्या मानते हैं, ऑफर मानते हैं, काउंटर ऑफर मानते हैं, इन्विटेशन टू ऑफर मानते हैं, क्या मानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 का हम बात करते हैं, तो लोग सोचते हैं कि वो ऑफर है, हमने एक्सेप्ट कर लिया, अब दुकानदार को मानना ही पड़ेगा। अगर उसने जो ऑफर लिखा हुआ है कि मतलब सामने वाला ऑफर दे रहा है,
जो उसने टैग लगाया हुआ है कि भाई ये इतने की चीज़ है। अब हमने एक्सेप्ट कर लिया, अब हमारा एक्सेप्टेंस हो गई है, तो सामने वाला बाउंड है उसको मानने के लिए। ऐसा नहीं है, वो ऑफर नहीं है, ठीक है, वो इन्विटेशन टू ऑफर है। आपको ऑफर करने के लिए इन्विटेशन दिया जा रहा है कि अगर आप एग्री है तो आप इसको ऑफर करें कि हाँ मुझे लेना है। एक्सेप्ट करना ना करना वो सामने वाले की मर्जी होती है। तो ये क्या होता है, डिस्प्ले जो टैग हुई रहती है वो आपका इन्विटेशन टू ऑफर होता है। आगे देखेंगे, व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी यूज्ड एज अ डिस्क्राइब सिचुएशन व्हेन टू पार्टीज मेक आइडेंटिकल ऑफर्स। देखिएगा कितनी पार्टीज है यहाँ पर, क्वेश्चंस को समझे। टू पार्टीज, ठीक है, क्या कर रहे हैं, वो आइडेंटिकल ऑफर्स कर रहे हैं टू ईच अदर, ठीक है, आइडेंटिकल ऑफर टू ईच अदर इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर। सपोज करो कभी कभी हम होता है कि सामने वाले को भी मतलब वही चीज़ बोलने वाले होते हैं जो सामने वाला बोलने वाला होता है, तो कभी कभी एक साथ दोनों बात निकल जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर ऑफर है, सामने वाला उसको वही सेम ऑफर देने वाला है और दूसरा वाली पार्टी भी क्या है, उसी को उसी चीज़ में लेने वाली है। तो उस ऑफर को हम क्या बोलते हैं, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। उसको बोलते हैं, कहते हैं ना क्रॉस हो गया ये, तो तुम भी वही बात बोलने वाले तो मैं भी वही बात बोलने वाली थी, क्रॉस, ठीक है। तो क्या हुआ, वो कौन सा ऑफर हुआ, क्रॉस ऑफर हुआ, सामने दोनों आमने सामने वही चीज हुई है ना, इसलिए। द वर्ड्स नॉट डिफाइंड इन एसआरए शैल बी अंडरस्टूड अकॉर्डिंग टू। अगर कोई वर्ड टर्मिनोलॉजी जो है आपका नहीं दी गई है, ठीक है, तो वो एसआरए में नहीं दी गई है, तो उसको हम कौन से समझेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग समझेंगे। बातें क्लियर। बात करेंगे कि रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इट इज प्रोवाइडेड। क्वेश्चन नंबर 84 है आपका, जो एक्सेप्टेंस की रिवोकेशन है, ठीक है, उसको हम बात करेंगे यहाँ पर कि एक तरीके से एक्सेप्टेंस जो यहाँ पर रिवोक किया जा रहा है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इट इज प्रोवाइडेड, कौन से सेक्शन में दिया जा रहा है ये आपका। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, क्वेश्चन नंबर वो सेक्शन नंबर 5, ठीक है, रिवोकेशन किया जा रहा है एक्सेप्टेंस का। नेक्स्ट देखेंगे, द प्रिंसिपल रेस्टिट्यूशन स्टॉप्स वेयर रीपेमेंट बिगिंस, ठीक है। यहाँ पे बात आती है कि एक तरीके से क्या कि द प्रिंसिपल है यहाँ पर कि रेस्टिट्यूशन स्टॉप हो जाता है जहाँ पर रीपेमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो ये अप्लाई हो सकती है किसके अगेंस्ट, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइनर्स ओनली, ठीक है। किसके खिलाफ कहाँ पर होती है अप्लाई आपका, ठीक है, माइनर्स की होती है और किसी के नहीं होगी यहाँ पर, यूनिटी यानी माइनर्स के ओनली ये प्रिंसिपल आपका अप्लाई होता है। When consent to an agreement is coerced, अगर कोई कंसेंट कोर्स की गई है या तो कोर्सियन से, ठीक है, कोर्सियन से, तो एग्रीमेंट कैसा होगा, तो वॉइड होगा ना, कोर्सियन से किया गया है, ठीक है। अगर कोर्सियन से किया गया है तो वो क्या हो जाएगा आपका, वॉइड माना जाएगा, ठीक है, वॉइडेबल होगा, सॉरी 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वॉइडेबल। क्यों, अब वो जो कंसेंट वॉइडेबल होगा, ठीक है, 19A में हम बात भी करते हैं, वॉइडेबल होगा क्यों, क्योंकि देखो अब वो सामने वाले की मर्जी है कि अगर उसने बोल दिया कि हाँ ये मेरे से कोर्सियन में किया गया है, तो अब दूसरी पार्टी को वो वॉइड डिक्लेयर करा सकता है। बातें क्लियर है तक। आगे देखेंगे, अ कॉन्ट्रैक्ट कॉज बाय मिस्टेक ऑफ लॉ नॉट इन फोर्स इन इंडिया, कोई कॉन्ट्रैक्ट कॉज किया गया था मिस्टेक ऑफ लॉ के द्वारा, बट वो इंडिया में फोर्स नहीं है, ठीक है। 87 के बारे में बात करते हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि वो इंडिया में है नहीं यहाँ पे इन फोर्स, तो हम बात करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। 87 का क्या हो जाएगा, सी, हैज द सेम इफेक्ट एज दो इट वाज कॉज्ड बाय अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, क्योंकि मिस्टेक ऑफ लॉ जो इंडिया में इन्फोर्स नहीं है, तो हम लॉ की मिस्टेक नहीं मान के बल्कि हम उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट मानते हैं। कौन सी मानते हैं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, ए प्रोमिस टू बी ऑब्टेन फॉर बीज एंड एम्प्लॉयमेंट इन द पब्लिक सर्विस एंड बी प्रोमिस टू पे 1000 टू ए, द एग्रीमेंट इज, यहाँ पर 88 की अगर हम बात करते हैं, 88 का राइट आंसर क्या हो सकता है, देखेंगे। पहली बात है लीगल, कैन बी इन्फोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टीज या वॉइड। तो देखो ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, ये वॉइड है, बिल्कुल साफ साफ प्रॉमिस किया जा रहा है कि एक तरीके से तुम्हें मतलब इसको छोड़ना है, ठीक है, पे किया जाएगा, यहाँ पब्लिक सर्विस के अनएम्प्लॉयमेंट करना है, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पर क्या किया जाएगा, 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 88 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, यानी कि वॉइड, सी हो गया। अब हम बात करेंगे इन एडुकेसी ऑफ कंसिडरेशन। इन एडुकेसी का मतलब होता है अपर्याप्त, ठीक है, अपर्याप्त है, वहां पर अपर्याप्तता है, ठीक है। तो इज रिलेवेंट इन डिटरमाइनिंग द क्वेश्चन ऑफ, कि अगर इन एडुकेसी या कंसिडरेशन की, क्योंकि हम कहते हैं कि कंसिडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, लेकिन कंसिडरेशन कितना होगा या कैसा नहीं होना चाहिए वो बात करेगा
अलग के मतलब क्या पूरे कंसिडरेशन होना चाहिए या एक तरीके से कम कंसिडरेशन पे भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है? यस, वैलिड तो हो सकता है, बट कब वैलिड होगा ये भी आपको देखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की, तो जब उसकी फ्री कंसेंट होती है, कैसी होती है? फ्री कंसेंट। अगर फ्री कंसेंट है तो चाहे कितना भी कम क्यों ना हो वहां पर उसको वैलिड मानते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 90, ए एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी, ए जो है एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट बी के साथ में टू बाय हिज कलर टीवी प्रोवाइडेड बी ऑब्टेन्स बैंक लोन, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड। कि ए ने क्या किया, बी से किया है कि भाई आपका कलर टीवी लेना है, प्रोवाइडेड क्या करना पड़ेगा, ऑब्टेन करना पड़ेगा बैंक लोन, ठीक है। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड, उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये वाली बात कौन 90 का क्या हो जाएगा आपका, 90 का बी, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इवेंट पर आधारित होना, किसी इवेंट, कंटीजेंट का मतलब होता है किसी एक्ट का हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, ठीक है, होना या ना होने पर। ए जो है एग्री होता है बी के साथ में टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इज वॉइड। ट्रेजर की बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। 90 हो गया हमारा, 91 के बारे में, 91 के बारे में देखेंगे। देखिए एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 91 कहता है कि ए एग्री होता है बी के साथ में, ठीक है। तो 91 में हम देखेंगे यहाँ पर, देखिएगा कि टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट द एग्रीमेंट इज, तो वो एग्रीमेंट कैसा माना जाएगा, तो 91 का आंसर हो जाएगा बिल्कुल वॉइड माना जाएगा, क्योंकि मैजिक से किया जा रहा है ना वो, कि हम इस चीज को ट्रेजर करेंगे बाय मैजिक, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वॉइड माना जाएगा, उसकी कोई वैलिडिटी यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट इज फ्रस्ट्रेटेड ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन ऑफ, कॉन्ट्रैक्ट जो है 56 में बात करते हैं हम, 56 में बात करते हैं, ठीक है, 56 में हम बात करते हैं, तो देखेंगे यहाँ पर कि कॉन्ट्रैक्ट जो है फ्रस्ट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। 56 तो बात की जाएगा कि ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर की चेंज ऑफ वन ऑफ पार्टीज डिजायर कंसिडरेशन ऑफ, या एक तरीके से कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट या कंसिडरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट हो जाएगा, कुछ भी ये मैटर नहीं करता, सब्जेक्ट मैटर मैटर करता है वहां पर, ठीक है। कि अगर सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वही फ्रस्ट्रेट हो गया तो डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन आपकी अप्लाई होगी, अदरवाइज वहां पर अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 93 की, 93 क्या कहता है, देखिएगा 93 कहता है कि जो चैप्टर है ना आपका, कौन सा चैप्टर है यहाँ पर, सर्टेन रिलेशन रिजेम्बलिंग विद कॉन्ट्रैक्ट्स आर प्रोवाइडेड, तो चैप्टर 5 आपका प्रोवाइड करता है रिजेम्बलिंग विद कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, रिलेशंस के बारे में, ठीक है। सर्टेन रिलेशंस रिजेम्बलिंग विद कॉन्ट्रैक्ट आर प्रोवाइडेड चैप्टर 5। व्हेन द डैमेज कैन नॉट बी असिस्ट द पार्टी मे बी ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट, ठीक है। जब आप डैमेजेस को असिस्ट नहीं कर रहे हो, डैमेज असिस्ट करने का मतलब क्या होता है, डैमेज असिस्ट करने का मतलब होता है कि पहले ही बताना कि हाँ अगर ये चीज़ होगी तो इतना डैमेजेस दिया जाएगा, ठीक है। तो उसमें कौन सा हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर हो जाएगा नॉमिनल डैमेजेस, ठीक है। 94 का क्या है राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, नॉमिनल डैमेजेस। एक तरीके से जब आपने कोई असरटेन नहीं किया तो जो उसके नॉमिनल है, जो नाम मतलब जरूरत के जितने उसके आवश्यक लगेंगे वो डैमेजेस आपको दिए जाएंगे, ठीक है। लिक्विडेड डैमेजेस होते हैं जो आप फिक्स कर लेते हैं पहले ही, ठीक है, वो आपका फिक्स करना लिक्विडेड डैमेजेस में आ जाता है, ठीक है। एक्चुअल डैमेज जो वास्तव में हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पली डैमेज होता है कि जो उसको आप एग्जाम्पल लेके कि हाँ ये चीज़ हुई थी तो इसमें इतना दिया गया था, ठीक है। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 95 में मैं साथ साथ में लिखती रहूंगी, आप इसी से यहाँ से मैच कर सकते हैं। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो 31 में आता है, किस में आता है, सेक्शन 31 में आता है, ठीक है, 31 में आता है। और अगर हम बात करते हैं प्लेस हमारा कौन से उसमें आ जाएगा, तो प्लेस आ जाता है हमारा सेक्शन 172 में। आगे देखेंगे कंटिन्यू गारंटी हमारा आ जाएगा किस में, बात 129 में, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं बेलमेंट की तो बेलमेंट आ जाएगा 148 में, ठीक है। ध्यान रखेंगे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 31 में मैच कर लेंगे इसको ऐसे ही, प्लेस 172 में है और कंटिन्यू गारंटी 129 में और बेलमेंट 148 में है। बोटलिज्म क्या होता है, बोटलिज्म एक तरीके से क्या होता है, अगर हम बात करते हैं 96 की, 96 में क्या दिया गया है देखिएगा। बोटलिज्म एक तरीके का क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, ठीक है, इन्फेक्शन होता है। और कैसा इन्फेक्शन होता है, फूड से, जो एक तरीके से पौष्टिक आहार ना होने की वजह से कोई गलत तरीके का भोजन जो खा लेता है, फूड बोर्न इंटॉक्सिकेशन होता है ये बोटुलिज्म, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है, राना है, मीर, मेवाड़। अगर हम बात करते हैं ये स्टेट रूलर्स हैं, ये बात करें कि कौन से स्टेट में इन्होंने रूल किया उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है।
तो कौन सा हो गया, राणा हामिर मेवाड़ हो गया। आगे देखेंगे राणा चुंदा आपका मरवार, मलिक राजा फारूकी खानदेश और मलिक सरवार ख्वाजा जहान मालवा। इनमें से कौन सा सही करेक्ट आपका नहीं है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ये आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 97, ठीक है। 97 की अगर हम बात करते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैच करेक्टली नहीं है तो वो हो जाएगा आपका मलिक सरवार, ठीक है। मालवा के नहीं है और सब मरवार के ये सब आपका सही है। मलिक राजा फारूकी खानदेश के हैं, राजा चुंदा आपका मरवार के हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं आपका राणा हामिद मेवाड़ के, ये बिल्कुल सही है। 0 आवर्स की बात करेंगे हम। 0 आवर्स इन द वर्किंग ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट में 0 आवर्स से आप क्या समझते हैं। 0 आवर वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। तो 0 आवर क्या होता है, देखिएगा 0 आवर जो पार्लियामेंट में टाइम दिया गया होता है, द टाइम इमीडिएटली फॉलोइंग द क्वेश्चन आवर, ठीक है। एक तरीके से यहाँ पर क्या होता है, 0 आवर जब टाइम 12 बजते हैं उससे शुरू हो जाता है ये, ठीक है। और क्या होता है आपका टाइम इमीडिएटली फॉलो किया जाता है किस चीज़ के लिए, क्वेश्चन आवर को पूछने के लिए, कि अब मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए यहाँ पर ये टाइम आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे 99, नाइट्रोजन इज नॉट एन एसेंशियल कंटिन्यूअस, किस चीज का नहीं है ये आपका, नाइट्रोजन इज नॉट एन एसेंशियल कंटिन्यूअस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। क्लोरोग्राफी ये सब आपका हो गया, डीएनए आरएनए है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स का नहीं है। एंड लास्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा इसका फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी, तो ब्यूटेन, ठीक है। कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। ब्यूटेन कि इसमें क्या है, मेन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है एलपीजी में वो ब्यूटेन का होता है, ब्यूटेन, और प्रोपेटेन का होता है, ब्यूटेन का होता है। तो इसमें कौन सा दिया गया है आपका, ब्यूटेन दिया गया है। तो चलिए इस प्रकार से आपका हमने झारखंड मॉक टेस्ट के 100 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर लिया है, ठीक है। और आप क्या करेंगे, इसका स्कोर एक बार चेक करेंगे एंड जितना भी आपका स्कोर है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और जो भी पोर्शन आपको लग रहा है कि यहाँ पे हमें चीज़ें नहीं समझ में आ रही है उसको फिर से पढ़ें एंड उसके फिर से आप ऑब्जेक्टिव्स लगाएं, चाहे PYQ लगाएं, कहीं की भी लगाएं, बट लगाएं, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से करेंगे, ओके। कोई प्रॉब्लम कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ओके। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।